So hello aspirants, welcome to day 2 second session. Previous session was with rank 22 Pawan Datta, and trust me, every ranker has his own story. Each ranker is unique. So today again we are getting a ranker in front of you, and he's a very special person. It was his 5th attempt. So you can understand the persistence and the hard work that has been through. 5 attempts, continuous attempts. And it was his 2nd or 3rd mains, but that is not important. Because it was his 5th attempt, the persistence cycle was continuing. He had history optional. He did history from PGDAV College, Delhi. And this year, he secured All India rank 273. So of course, it's an achievement. And we have seen him evolving. He was our student in various of programs. And last time when I interacted with him in the interview program, I knew he will be getting into the list. But since the exam is very uncertain, we still have to, a little bit of fear is still there that brightest of candidates may not be in the list. But I was sure his interview was good, and if he did his mains right, he would have been in the list, and he is in the list. So, without much ado, I give the floor to rank 273, Mukund Singh Chair. Please understand. Congratulations, Mukund. Thank you so much. हेलो, जैसा सर ने बताया 5th अटेम्प्ट था मेरा। थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ। मेरा पहला अटेम्प्ट था 3rd ईयर के बाद 2018 में। तो उस टाइम उतनी प्रिपरेशन नहीं थी। पहला प्री दिया तो वो 9 नंबर से मिस हो गया था। फिर उसके बाद सोचा कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स ट्राई कर लेते हैं। ऊपर से सारे सिलेबस सेम लगते हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी, एसएससी, नाबार्ड, इस सब का मैंने थोड़ा एक फ्लो चार्ट बनाया कि ये सब दिए जा सकते हैं, और सब में प्री में फेल होता गया। फिर सेकंड यूपीएससी जो दिया उसमें भी प्री रह गया 6 नंबर से। तो उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, ऐसा लगा कि 2 साल तो दिए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो मे बी आई शुड मूव ऑन। तो मैंने फाइनल किया कि मैं एमपीपीएससी दूंगा, और नेक्स्ट ईयर जनवरी में था एमपीपीएससी, तो मैंने तैयारी की और उसमें भी प्री क्लियर नहीं हुआ। तो फिर भी ये लगा कि एमपीपीएससी में आई वाज रिलेटिवली क्लोज टू द कट ऑफ, एंड आई फेल्ट कि हो जाएगा। अगर प्री क्लियर हो गया तो वहाँ पे एटलीस्ट मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, मेंस हो जाएगा। तो ये प्लान था, यूपीएससी छोड़ दिया था। फिर उसी टाइम एक पंडित जी भी आए थे, तो उन्होंने बोला कि सिविल सर्विसेज में इसका होगा नहीं, का बेहतर ये होगा कि ये कॉस्मेटिक्स की दुकान में इसका स्कोप है। तो वो अगेन जिसको इंटरेस्ट है कॉस्मेटिक्स में वो करे, पर मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट था, तो किसी ने ऐसा बोला मुँह पे, तो थोड़ा सा लगा कि शायद नहीं होगा। बट ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, इतने में कोविड आ गया। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो मई में होना था, अप्रैल मई में, वो डिले हो गया अक्टूबर में। उतने में एमपीपीएससी का जो है एग्ज़ाम अटक गया हाई कोर्ट में। तो आई फेल्ट कि अब तो फिर यूपीएससी ही बेटर ऑप्शन है, 6-7 महीने हैं, तैयारी करते हैं। लकीली उस साल प्री क्लियर हो गया। उसके बाद जब पहली बार किसी एग्ज़ाम में मुझे एक सफलता मिली, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अब जो भी होगा यूपीएससी के अटेम्प्ट ही देंगे, बाकी जगह नहीं मैं दिमाग लगाऊंगा। और ये मेरी एक सजेशन है आप सभी को कि ऊपर से सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस सेम लगता है, बट उस ट्रैप में ना फंस के आप किसी एक एग्ज़ाम को डेडिकेट करके टाइम दें थोड़ा, क्योंकि टाइम लगता है आपको सीखने में। गलतियाँ करेंगे आप, फिर इम्प्रूव करेंगे, तो वो उतना खुद को मोहलत दें। फिर प्री उस साल हो गया, मुझे लगता था मेरी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, प्री की वजह से रुक रहा है। उस साल मेंस नहीं हुआ, फिर समझ में आया कि चलो अभी लिमिट और आगे है। फिर 4th अटेम्प्ट में प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गए। उस साल इंटरव्यू में स्कोर 135 आया, और इंटरव्यू में भी अगेन सभी कहते थे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इंटरव्यू में तो नहीं रुकेगा। 135 इज़ अ वेरी पुअर स्कोर, वन ऑफ द लोएस्ट। तो वो भी फिर जो है सपने चूर हो गए कि पर्सनैलिटी में भी कुछ है शायद इशू। फिर रिज़ल्ट के 5 दिन बाद मेरा 5th अटेम्प्ट का प्री था। आई वॉज शैटर्ड, और ऑप्शन नहीं था, ऑब्वियसली देना तो था ही, बट मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं दे पाऊँ एग्ज़ाम। फिर भी मैं चला गया। लकीली मेरा उस साल प्री क्लियर हो गया, और फिर इस बार पूरा ही क्लियर हो गया अटेम्प्ट। तो इस एग्ज़ाम ने तो इस एग्ज़ाम ने कई बार मेरी लिमिट्स को चैलेंज किया है, मुझे पुश किया है। तो मेरा यही मानना है कि यूपीएससी में हो सकता है आपको फाइनल रिजल्ट ना आए। अगेन इस बार मैं लकी था,
हार्डवर्क और पेशेंस वो सब तो है ही, बट लक इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। आई वॉज लकी कि मेरा हो गया। नहीं भी होता तो आई वुड हैव बीन सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने एफर्ट दिया था। प्लस आई रियलाइज्ड कि पिछले 5 सालों में आई हैव इम्प्रूव्ड एज अ पर्सन, विच इज़ अ सक्सेस इन इटसेल्फ फॉर मी। तो थैंक यू। तो ये हो गई जर्नी। बाकी अगेन मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटर्स ने बहुत साथ दिया। मम्मा पापा को हमेशा उम्मीद थी मुझसे, मेरी दोनों बहनें बहुत पॉजिटिव थी, जीजू ने इंटरव्यू में हेल्प की, दोस्त जो है उनको मुझसे ज़्यादा भरोसा था, वो तब से IAS बुला रहे हैं, जब से देना शुरू किया है। तो वो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कट ऑफ होकर दुनिया से बैठ जाएँ। अगेन कुछ लोगों के लिए वर्क करता है, बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि तभी आप चैलेंजेस को थोड़ा और पॉजिटिवली फेस कर पाते हैं। अब जर्नी मैंने काफ़ी बता दी, आई थिंक UPSC की बात करते हैं। सबसे पहले प्री से शुरू करते हैं। प्री में आई हैव नेवर बिन एब्सोल्युटली श्योर कि मैं क्लियर कर लूँगा। ऐसा एक जैसे पहले अटेम्प्ट में चलिए, दूसरे अटेम्प्ट में मुझे लगता था कि तैयारी हुई नहीं है उतनी, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरे, चौथे, पाँचवें अटेम्प्ट तक भी मुझे कभी ऐसा नहीं रहा कि एक दिन पहले आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि प्री क्लियर कर लूँगा। एग्ज़ाम देने के बाद भी 100% कॉन्फिडेंट में नहीं रहता था कि बाउंड्री से काफ़ी बार क्लियर हुआ है। तो इट इज़ एन अनसर्टन एग्ज़ाम, बट कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्क की हैं, जो कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। पहली चीज़ तो ये कि अपनी बुक लिस्ट जो है उसको लिमिटेड रखें, सोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें। जैसे अगर पॉलिटी है, एक सोर्स फाइनलाइज करें कि लक्ष्मीकांत से मैं पढ़ूंगा उसे, 4 सोर्सेज के पीछे ना भागें। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग। अगेन बुक लिस्ट में मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, बहुत सारे टॉपर्स की है, मल्टीपल टॉपर्स के देखिए, फिर फाइनली अपना डिसीजन लीजिए। बट जो भी डिसीजन हो उस पर फाइनल रहिए, एक बुक लिस्ट पकड़िए। दूसरी चीज़, लिमिटेड बुक्स के साथ मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा ये मानना था कि मैंने कोई सोर्स 3 या 4 बार पढ़ा है, उसके बाद ही वो मेरे लिए एग्जाम में यूटिलिटी देगा। मानना क्या था, ये मैंने फील किया था। मेरे कई बार ऐसा होता था कि एक बुक पढ़ ली, रमेश सिंह पढ़ ली इकोनॉमी की, एक बार बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, फिर 1 महीने बाद इकोनॉमी के टेस्ट दे रहे हैं तो 60 नंबर आ रहे हैं। तो उससे यही समझ में आया कि जब तक रिवाइज नहीं करूँगा तब तक कुछ दिमाग में बैठेगा नहीं। तो लिमिटेड बुक लिस्ट, मल्टीपल रिविजन्स। तीसरा है टेस्ट्स। टेस्ट्स का ऐसा है कि अगेन कोई फिक्स नंबर नहीं है, परफेक्ट नंबर कुछ नहीं है, बट हर सब्जेक्ट के 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट दें और एक्सपेरिमेंट करते रहें। मेरा एक चीज़ जो मैं मानता था बहुत स्ट्रांगली कि मैं हो सकता है हर बार फेल होऊंगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं हर बार नई चीज़ ट्राई करके फेल करूँगा। तो मैंने ये सोच के रखा था कि टेस्ट अगर 20 दे रहा हूँ तो 5 में मैं 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 5 में 70 करता हूँ, 5 में 80 करता हूँ, 5 में 90 प्लस करता हूँ। बेस्ड ऑन दैट आई विल कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आई स्कोर वेल। तो आई रियलाइज्ड कि मैं जब 95 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो अच्छा स्कोर आता है। तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो भी थी, जो तीनों बार मैंने प्री क्लियर किया है, मेरे अटेम्प्ट्स 95 से ऊपर रहे हैं। दैट वर्क फॉर मी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 95 प्लस अटेम्प्ट करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लें। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करने हैं उससे रिलेटेड भी, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है उससे रिलेटेड भी। कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है ये हमें PYQ से पता चलता है, जो कि आई थिंक चौथी सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं सजेस्ट करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के उठाएं, बहुत ज़्यादा पहले के नहीं, और कुछ चीज़ें जो हैं उनको एनालाइज कीजिए। सबसे पहले ये कि कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप कर पाएँ। जैसे मेरा मानना है पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। हालांकि अभी पैटर्न चेंज हो रहा है काफ़ी, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा, बट मेरा असेसमेंट उस टाइम ये था। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से आप अगर इनके सोर्सेज पढ़ लें तो आप एक्चुअली क्वेश्चन कर पाएंगे। वहीं इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, मेरा ऐसा फीलिंग था कि मैं कर भी लूँ सोर्सेज में, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस पढ़ लूँ, करंट अफेयर्स भी पढ़ लूँ, तो भी उतना वैल्यू एडिशन, उतना स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं है। तो वो चीज़ आप असेस करेंगे जब आप PYQs एनालाइज करेंगे बैठ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको रियलाइज़ होता है कि UPSC की लैंग्वेज क्या है, वो लोग किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, ऑप्शंस फ्रेम करते हैं, तो उस सब चीज़ों के लिए PYQ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में अगेन बुक लिस्ट में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, बट कोशिश ये रखनी है कि मेंस का सिलेबस का हर कीवर्ड जो है आपने कवर किया हो। आप देखेंगे कि प्री और मेंस में एक मेजर डिफरेंस ये है कि प्री का जो सिलेबस है बहुत मिनिमल है, एक एक 2-2 शब्द में सब कुछ बताया हुआ है। मेंस में सिलेबस बहुत क्लियरली डिफाइंड है, GS1 में क्या क्या आएगा आपको पता है, और वो बहुत रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल है कि अगर ये कीवर्ड है तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। तो फिर ये हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही बनती है कि हम सिलेबस पढ़ें, टेबल के आगे चुपका लें, उसको याद कर लें तो और बढ़िया, ठीक है।
बेस्ड ऑन दैट हर कीवर्ड को कवर करने की कोशिश कीजिए अलग अलग सोर्सेज से। सोर्सेज अगेन लिमिटेड रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा, बट इन जनरल अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। सिलेबस कवरेज के बाद जो दूसरा पिलर आता है वो है आंसर राइटिंग का। मेरा ये मानना है कि हो सकता है हम सब में से आप लोगों को मुझसे ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, बट जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि हम सबको एक कॉपी मिलेगी 50 पेज की, हम सबको 3 घंटे मिलेंगे। उस नॉलेज को कौन वहाँ पे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाता है, कौन बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर पाता है, उस चीज़ से डिसाइड होगा कि कौन क्लियर करेगा एग्ज़ाम। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। अगेन कितने नंबर ऑफ टेस्ट देने चाहिए ये मैं नहीं इसमें जाऊँगा, ये वेरी कर सकता है सबके लिए, बट कोशिश करें कि हर सब्जेक्ट की सेक्शनल टेस्ट दें, फुल लेंथ टेस्ट दें। आंसर राइटिंग के लिए मैंने काफ़ी ड्राफ्ट्स बनाए थे जो कि आई थिंक एक यूनिक चीज़ थी जो मैंने की, और इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा। हर एग्ज़ाम के लिए मैंने ड्राफ्ट बनाया था, हर पेपर के लिए मैंने ड्राफ्ट बनाया था, क्योंकि अगेन टाइम नहीं होता है वहाँ पे सोचने का इतना कि इस पेपर में मैं कैसे शुरुआत करूँगा, कैसे बॉडी बनाऊँगा, कैसे कंक्लूड करूँगा। तो अगर मेरे पास वो ड्राफ्ट है तो वो ड्राफ्ट सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, और 2-4 में भी होगा तो मेरे 2-2 मिनट बच जाएंगे, मैं फिर जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। तो ड्राफ्ट्स में थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। इसके बाद हम ऐसे डिस्कस करेंगे। अभी जीएस या पहले ऐसे का ही ड्राफ्ट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सबसे पहला पेपर वही होता है। ऐसे में मेरे 3 साल जो स्कोर्स हैं, पहले साल था मैंने 3 मेंस दिए। पहला मेंस में 122, दूसरे में 121, तो आई फेल्ट कि स्टैग्नेट कर रहा है। तो फिर वही अपनी फिलॉसफी अपनाई कि कुछ नया ट्राई करेंगे, भले ही कम हो जाए स्कोर। तो नया ट्राई करने के लिए मैंने अनुदीप दुरीशेट्टी सर का जो है स्ट्रैटेजी अपनाई थी। ही इज़ अ फैंटास्टिक राइटर, उनकी आंसर राइटिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है मेरे लिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे में वर्क नहीं कर रही थी। तो आई रियलाइज़ कि कुछ और करने की ज़रूरत है। तो जैसे मल्टीपल सब हेडिंग्स में ऐसे में यूज़ करता था पहले, आई स्किप्ड ऑल दैट। मैंने सोचा कि मैं इस बार फ्लो में लिखूँगा ऐसे, जैसे काफ़ी लोग लिखते हैं। तो कोई सब हेडिंग्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल अपना इंट्रोडक्शन फ्लो में अपना ऐसे लिखेंगे, काउंटर कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। तो वो मेरे लिए लकीली वर्क किया। ऐसे के लिए जो ड्राफ्ट मैंने तैयार किया था वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहले मैं एनेक्डोट से शुरुआत करता था। एनेक्डोट कैन बी अ स्टोरी सॉर्ट ऑफ, जो कि रियलिस्टिक हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन यू। मुझे स्टोरीज़ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, लिखना बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे इंटरेस्ट भी आता था। बाकी लोग कैसे इंट्रो करते हैं मुझे नहीं पता, मैंने ये फॉलो किया है, काफ़ी लोग करते भी हैं। अब एनेक्डोट 1 से 1.5 पेज का होगा, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूँ कि कैसे हम करेंगे इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे सर ये कुछ चला गया बहुत अच्छा, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि ऐसे जो है वो मटीरियलिज्म से रिलेटेड कुछ थीम, तो मैं मे बी गौतम बुद्ध का एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है, एनेक्डोट दे दूँगा। और एनेक्डोट भी मैं बड़ा कहानी के फॉर्म में, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में रखने की कोशिश करता था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक एग्जामिनर जो है वो हज़ारों कॉपीज़ चेक करेगा ऐसे की। तो कुछ अगर हम उसको यूनिक दें, कुछ ऐसा पॉइंट दें जो थोड़ा एक्साइट करे, उसका इंटरेस्ट जगाए, तो शायद मार्क्स अच्छे मिले। तो आई वुड स्टार्ट विथ कि कैसे वो घर छोड़ के निकल रहे हैं, कैसे उन्हें दिख रहा है कि एक तरफ वो लैविशनेस में जी रहे हैं, बाहर उनको दुनिया में दिख रहा है कि बहुत भुखमरी है, बहुत अत्याचार है। उसके बाद वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मटीरियलिज्म डज नॉट वर्क, ही वांट्स टू गो टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट। तो उस टाइप का मैं कुछ एक एनेक्डोट बना दूंगा जो 1 से 1.5 पेज होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, कहानी लिखते लिखते खो नहीं जाना है, नॉवल नहीं लिख रहे हैं, ऐसे से रेलिवेंट होना चाहिए। मटीरियलिज्म है तो 2-3 बार वो जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड होने चाहिए, दिखना चाहिए कि रेलिवेंट है ऐसे से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक फॉलो अप पैराग्राफ इसके जस्ट बाद। फॉलो अप में मैं क्या करता था,
एनेक्डोट को कनेक्ट करता था विद द थीम। जी, दोनों चल जाएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने हाइपोथेटिकल भी लिखा है, ठीक है, शुरू कर लूँ, ठीक है। तो दोनों चलेगा, डिपेंडिंग ऑन यू। जैसे हेल्थ केयर के लिए मैंने हेल्थ केयर से रिलेटेड एक ऐसे था, रिमेंबर मॉक में था, तो इंडिया के हेल्थ केयर के ऊपर ऐसे था। मैंने एनेक्डोट लिखा था कि कैसे उड़ीसा में एक औरत जो प्रेगनेंसी में है एंड शी हैज़ टू रीच द हॉस्पिटल, वो कितनी मुश्किल से रीच कर रही है। ये कोई रियल स्टोरी पे आधारित नहीं था, बट एक जनरल आइडिया था। और फिर मैंने उसको एंड में कनेक्ट किया था विथ उड़ीसा स्कीम, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी वर्क किया है इससे रिलेटेड कि वो चीज़ें आसान हो जाएं। तो ये काल्पनिक है, मैंने ऐसा कुछ रियल एग्जाम्पल नहीं दिया, बट स्टिल रेलिवेंट टू दी एसे, तो वो दोनों आप कर सकते हैं। तो फॉलो अप पैराग्राफ में हम कोशिश करेंगे कि एनेक्डोट को ऐसे से लिंक कर दें। जैसे कि मैं लिखता था, बाद में एक लाइन में जोड़ देता था, दस दी अबव एनेक्डोट प्रूव्स द एज ओल्ड अडेज, और फिर उसमें जो भी टाइटल है वो लिख दिया मैंने। तो इट रिफ्लेक्ट्स टू द एग्जामिनर कि मैंने कुछ रेलेवेंट नहीं लिखा है। तीसरा, इसके बाद दूसरा जो है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन पैराग्राफ में हम जो भी जैसे कि थीम में कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे। मटीरियलिज्म है तो उसकी डेफिनेशन हल्की सी, इफ़ पॉसिबल अगर कोई फिलोसोफर की आपको डेफिनेशन याद आ रही है, उसका इंटरप्रिटेशन याद आ रहा है, वो भी कोट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एसेज थीम, तो वो वर्क करता है। इसके बाद भी स्ट्रेट अवे मूव टू द बॉडी। बॉडी का लिए आप दो अप्रोचेज अपना सकते हैं, पेस्टल / GS, और भी होती हैं, ये दो मैं यूजुअली अप्लाई करता था। पेस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, लीगल, और GS अप्रोच मैं समझा देता हूँ। अगेन हमारा काम ये है कि बहुत लंबा लिखना पड़ता है, ऐसे 9-10 पेज का, तो उतना दिमाग में कैसे आए कि ऑर्गेनाइज वे में मैं इसको लिख लूँ। उसके लिए ये आपको एक ड्राफ्ट है कि आपको याद रहे कि पहले मैं मटेरियलिज्म का पॉलिटिकल डायमेंशन कवर कर लेता हूँ, फिर इन्वायरमेंटल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे करके, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अपना ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है। GS अप्रोच ये हो सकती है कि आप GS का सिलेबस आपने अगर याद किया है, आपने ठीक से तैयारी की है तो आपको याद होगा। तो GS 1 से शुरू किया, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, उससे रिलेटेड कोई डायमेंशन कवर कर लिया, फिर सोसाइटी का कर लिया, पॉलिटी का कर लिया, IR का कर लिया, ऐसे करके पूरे GS 4 तक चले गए। ठीक है। एक कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो ये है कि 1 पैरा इज इक्वल टू 1 आइडिया। एक पैरा में एक ही आइडिया, बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं करना है। पॉलिटिकल डायमेंशन उठा रहे हैं तो वो उस पैरा में पॉलिटिकल को कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब पैरा का स्ट्रक्चर पे आते हैं, ये भी इसके सब हेडिंग में ही आ जाएगा। तो पैरा के लिए ये मैंने जीशान सर से ही सीखा है, सिविल्स दिल्ली के, तो उनको क्रेडिट जाएगा, ये मेरा कुछ इसमें नहीं है रोल, बट वो ज़्यादा अच्छा समझाएंगे मुझसे, बट अभी आज मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट, सब्सटैंशिएशन, इन्फरेंस। ठीक है। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट एक या दो लाइन में आप आर्ग्यू करेंगे कि आपका आइडिया क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ मटेरियलिज्म, तो आपने वो आर्ग्यू कर दिया कि मटेरियलिज्म हैज़ अ पॉलिटिकल डायमेंशन एज वेल। ये बहुत क्रूड वे में समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखेंगे, बट लिखेंगे। तो इससे एग्जामिनर को समझ में आ गया कि भैया अच्छे इस पैरा में पॉलिटिकल डायमेंशन कवर करेगा। ठीक है। तो इसमें हमने समझा दिया बेसिकली कि थीम क्या है पैरा की। मूविंग ऑन टू सब्सटैंशिएशन। इस थीम को सब्सटैंशिएट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन में मटेरियलिज्म इन पॉलिटिकल डायमेंशन, तो उसके कुछ एग्जांपल अगर मैं दे पाऊँ, कुछ फिलोसोफर की अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ, तो समझ में आएगा कि वो कैसे एक्चुअल दुनिया में वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं कि भैया लोग ग्रीडी हो रहे हैं पॉलिटिकली, तो कुछ भी जो भी आपको एग्जांपल रियल लाइफ से आएगा। ये एग्जांपल्स आपको थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा,
डिफरेंट इसकी अप्रोचेज हो सकती हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर से इकट्ठे करते हैं, रियल लाइफ से करते हैं। मैंने तो जनरली कोचिंग मटेरियल का जो भी कंपाइलेशंस आते हैं वो मैं यूज़ कर लेता था। तो ये एग्जांपल आपने यहाँ पे दे दिया, जस्टिफाई दे दिया कि आपकी जो थीम थी वो क्या थी। अब इन्फरेंस, इसका सिंपल ये है, अगेन रिमेंबरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे से सब कुछ रेलिवेंट होना चाहिए, सब कुछ कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस पैरा को हम ऐसे से कनेक्ट कर देंगे कि भाई पॉलिटिकल डायमेंशन, मटेरियलिज्म, उससे रिलेटेड जो थीम है मोस्टली हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जामिनर को फिर से ये याद आ जाए कि ये इरेलीवेंट नहीं लिख रहा है। वो बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा 10 पेज में, नहीं तो एग्जामिनर भूल जाएगा। तो आप इसको कनेक्ट कर देंगे थीम से, जो ओरिजिनल ऐसे की थीम है। अभी आई ट्राइड कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, बट अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन रेफर टू माय कॉपीज़, जो कि आई थिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर सिविल्स डेली का कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। बॉडी में ऐसे करके हमने कवर कर लिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी के टाइम और इन जनरल पूरे ऐसे के टाइम ही फ्लो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि कहीं भी ब्रेक ना आए, ऐसा ना लगे कि पॉलिटिकल से इकोनॉमिक आप नेक्स्ट पैरा पे जा रहे हैं, बहुत रैंडम लगे। थोड़ा सा या तो आप प्रीकर्सर सेंटेंस दे सकते हैं, जैसे कि आपने पॉलिटिकल डायमेंशन कवर कर लिया अपने एक पैरा में। ठीक है, आखिरी लाइन में आप बोल सकते हो कि मटीरियलिज्म इज नॉट ओनली सीन पॉलिटिकली बट इकोनॉमिकली एज वेल। अब उससे फिर नेक्स्ट पैरा में आप चलेगा, इकोनॉमिक डायमेंशन कवर कर लिया, तो फ्लो मेंटेन रहेगा। ठीक है, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहेरेंस आपके ऐसे की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कवर कर लिया हमने। मेन हमारा सबसे यही है पोर्शन, ज़्यादातर हम इसी पे लिखेंगे। फिर फाइनली वील मूव ऑन टू काउंटर। अगर आप काउंटर लिखते हैं किसी भी ऐसे का, उससे दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि बॉडी में एक टाइम के बाद आपको दिमाग में आइडियाज़ आना कम हो जाएगा, आपको लगेगा कि अब क्या लिखूं, टाइम उतना है नहीं। तो एक चीज़ तो वो हो गई कि काउंटर आपको एक नया पॉइंट दे रहा है, एक नया ही डायमेंशन खोल दिया आपके लिए उसने। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी एग्जामिनर को या किसी भी व्यक्ति को ये चेक करना है कि क्या आप मल्टीपल डायमेंशंस में सोच सकते हैं या फिर आपकी एक राह की सोच है। तो अगर आप ये दिखा रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ऐसे किस बारे में बात कर रहा है, मैंने उसको जस्टिफाई भी कर दिया, पर मुझे इसके काउंटर पॉइंट्स भी पता है कि इसका रिवर्स दृष्टिकोण क्या है, तो अगर आप वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक नया ही डायमेंशन ऐड कर देता है आपके आंसर में। काउंटर में हम बेसिकली अगेन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लिखेंगे। दिस वॉज समथिंग दैट आई फील आई वॉज डूइंग रॉन्ग फॉर माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट। स्कोर ठीक था, बट मैं करता ये था कि बॉडी को भी इक्वल वेटेज दे दिया, काउंटर को भी इक्वल वेटेज दे दिया, विच आई ग्रेजुअली रियलाइज। अगेन जीशान सर ने पॉइंट आउट किया था कि ऐसे की थीम तो ये है, अब आप आधा आधा वेट कर दोगे तो वो उतना स्कोर करने का चांस नहीं है। पहले ऐसे की थीम को कवर करो, उसके बाद काउंटर तो एक चेरी ऑन द टॉप है। ठीक है, तो काउंटर में हम फिर जाएंगे, 2-4 पैराग्राफ्स लिखेंगे। अगेन यही जो मॉडल है वो काउंटर में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट, सब्सटैंशिएशन, इंटरफेरेंस, इन्फेरेंस, सॉरी, और ये पेस्टल जीएस अप्रोच ही हम इसमें भी रख सकते हैं। कोई 2-3 डायमेंशन उठा लिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाना है। मूविंग ऑन, फाइनल है हमारा कंक्लूजन। बहुत ज़्यादा इसको भी लंबा नहीं लिखना है, 1 से 1.5 पेज ही लिखना है। कंक्लूजन में 2 जिम्मेदारियां हैं आपकी। एक, समराइज, आपने जो भी पॉइंट्स अपने ऐसे में मेंशन किए थे उनको एक समराइज करना है आपको, 1 या 2 पैराग्राफ में, कि मैंने पॉलिटिकल बात की, इकोनॉमिक बात की, सोशल बात की। रिपीटेटिव नहीं होना, ये बड़ा एक बड़ी थिन लाइन है कि आप रिपीटेटिव भी ना हो पर आप अपने ऐसे को समराइज भी करो। वो प्रैक्टिस के साथ होता है, बट समराइज करना है क्योंकि वो एक कंप्लीशन का फील देता है एक दो दो 1.5 पेज में एनेक्डोट लिख दिया आपने, फिर आपने डेफिनेशन वगैरह कवर की, इससे टोटल 2 पेज हो गए आपके। बॉडी के लिए आप 5-6 पेज करें, 7-8 तक पहुंच गए। काउंटर के लिए 1.5-2 पेज कर लें, 9-10 पे पहुंच गए। कंक्लूजन के लिए 1-1.5-11 पेज के आसपास, 10-11 पेज के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा आप लिख रहे हैं, आपकी फॉन्ट का साइज़ कितना बड़ा है। वो पेज में उसको ऐसे क्लियरली ट्रांसलेट करना ईजी नहीं है, बट इन जनरल वेटेज ये है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका है, इन दोनों का रफली बराबर होगा, इसका कम ही है, इसका तो डेफिनेशन का पैराग्राफ 1-2 पैराग्राफ। ठीक है।
काउंटर अलग से करेंगे, काउंटर बॉडी के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो वो फिर मडल अप हो जाएगा, है ना। तो पॉलिटिकल डायमेंशन पहले अच्छी अच्छी बातें कर दी, फिर नेगेटिव बात के लिए बचा के रखा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, कुछ और भी होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन पे थे हम लोग। समराइज, पहली जिम्मेदारी, दूसरी जिम्मेदारी फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि आई थिंक बड़ा होलिस्टिक बना देती है आपकी ऐसे को, आई फील। समराइज का मैंने आपको समझा दिया। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट इन द सेंस एक ऐसी सोसाइटी की बात करें जहाँ पे सब पॉजिटिव है, सबको ही अच्छा लगता है ऑप्टिमिज्म, सब उम्मीद रखना चाहते हैं दुनिया में। तो कुछ ऐसा अगर आप रेकमेंड कर पाएँ कि ऐसा नहीं कि मटीरियलिज्म ही है, लोग बैलेंस करना भी जानते हैं, गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग है वो भी जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आप कोट कर सकें जिन्होंने मटीरियलिज्म से निकल के कुछ अच्छा काम किया है, उस टाइप का। अभी मटीरियलिज्म की थीम पकड़ रहा हूँ मैं, किसी का भी आप कर सकते हैं। तो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स, उसके लिए मैंने बेसिकली ये सोच के रखा था कि फ्यूचरिस्टिक पैराग्राफ में या तो मैं स्टेक होल्डर अप्रोच रखूँगा। स्टेक होल्डर यानी कि इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, ठीक है। और फिर मैं ये बोल दूँगा कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें ये करना चाहिए मटीरियलिज्म को रोकने के लिए, कि हमको मध्यम मार्ग याद रखना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। फैमिली लेवल पे ये वैल्यूज़ इनकलकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं वो बता दिया, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई यूएन का कुछ है तो वो बता दिया। एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट से पैराग्राफ बेसिकली वो हो जाएगा। आप इसके अलावा क्या क्या कोट कर सकते हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कोट करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप SDGs कोट कर दें एंड में तो वो बड़ा अच्छा रहता है। कोई आपको कोट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है ऐसे में, तो आप उसको लिबरली यूज़ कर सकते हैं। रेलेवेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मुझे ये वाला कोट याद है मैं डाल देता हूँ, तो वो तो है ही। फाइनली एक चीज़ और मैं जो करता था वो था कनेक्ट विद द एनेक्डोट। जैसे मैंने आपको हेल्थ केयर वाले एग्जाम्पल में बताया कि पहले मैंने एक एनेक्डोट बता दिया कि कैसे उड़ीसा में हेल्थ केयर की इशू है, ठीक है। मटरनल हेल्थ केयर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। फिर मैंने उसको कनेक्ट किया एंड में इस चीज़ से कि कैसे उड़ीसा की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम वो लोग लेके आए हैं जिससे ये इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक है, एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, ऐसे को एक कंप्लीट शेल में लेके आ रहा है कि एनेक्डोट से लेके कंक्लूजन सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव फील देता है ऐसे को। फिर कोट अगर आप कोई बढ़िया सा याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोट में भी अगेन यू कैन सर्च इंटरनेट, या फिर आप कोई कोचिंग का कंपाइलेशन, वो तो फ्रीली ही अवेलेबल है आई थिंक कोर्स का कंपाइलेशन, तो आप उठा सकते हैं वो। एथिक्स की इन्फॉर्मेशन, एथिक्स की नॉलेज जो है ऐसे में काफ़ी काम आती है, तो वो आप एथिक्स का पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो आई थिंक ऐसे यही है, आई थिंक सबने लिख लिया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। किसी को कोई डाउट ऐसे से रिलेटेड कुछ इशू? बेसिक टॉपिक्स हैं, हालांकि अभी तो यूपीएससी ऐसे टॉपिक्स पूछ रहा है कि आप उनको क्या ही प्रिपेयर करेंगे, बट इन जनरल दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं। एक जो कि जीएस वाले होते हैं थोड़े से, हेल्थ केयर और ये एग्रीकल्चर इस टाइप के, एक जो थोड़े फिलोसफिकल होते हैं। तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैं दोनों ही टाइप के एसेज लिखता रहूँ। तो अगर मॉक में मैं अटेम्प्ट करता था तो एक फिलोसफिकल, एक जीएस टाइप, उससे ये होता था कि दोनों की प्रिपरेशन मेरी थी। तो अगर इस बार जैसे दोनों फिलोसफिकल आए उससे पहले भी, तो आई वॉज मोर और लेस रेडी, ठीक है। तो वही डाइवर्सिटी और एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ में। मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्री में आप 80 नंबर लाएँ, 120 लाएँ, आप 40 नंबर लाएँ, उतना उसका महत्व नहीं है। जिस चीज़ का महत्व है वो ये है कि आपने कितना सीखा है उस टेस्ट सीरीज़ में, कितना इंप्रूव किया है, कितनी मिस्टेक्स कम की हैं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम तो अलग ही है। तो और बाकी टॉपिक सिलेक्शन में एक और जो पैरामीटर जो आई थिंक कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एकदम यूनिक टॉपिक उठाना चाहिए, कुछ बोलते हैं कि जो आता है वो उठाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो आता है वो उठाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें या हम दूसरों की वीकनेस पे फोकस करें, ये बेसिकली क्वेश्चन है। मेरा ये मानना है कि अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, उस पर भरोसा रखें, और ज़्यादा बेटर ऐसे आप उस पर लिखें। मैं आई थिंक और किसी को कुछ डाउट? 400-500 वर्ड लिखने के बाद फिर वो माइक। सर एक चीज़ ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो 400-500 वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद वो आइडिया लैग करने लगता है, फिर समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब क्या। पहले 400-500 तो बड़ा स्मूथली लिख लेते हैं, फिर वो लिखा बहुत ईजिली हो जाता है, फिर उसके बाद समझ नहीं आता कि अब इसको आगे बढ़ाना कैसे है, फिर स्टक हो जाता है पूरा कंसेप्ट वहाँ पे।
अब इसी के लिए मैंने वो ड्राफ्ट आपको बताया कि आप 1-1.5 पेज एनेक्डोट तो लिख ही लोगे आई फील, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है। जैसे मैंने कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी हुई थी। देखिए गांधी जी, गौतम बुद्ध, ये सब थोड़े कॉमन है, सबको ही पता है। तो ये लास्ट रिसोर्ट हो तो बेहतर है, जब कोई दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप, क्योंकि ये इतने महान हस्तियाँ हैं कि इनकी लाइफ से आप कोई भी एनेक्डोट उठा लोगे तो वो इंस्पिरेशनल हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग वो उठा ही लेते हैं। तो कोई यूनिक अगर आप पढ़ के जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। एनेक्डोट आप 1-1.5 पेज लिख दिया आपने, डेफिनेशन एक आधा पेज लिख दिया, फिर आपने बॉडी में भी वो जो मैंने पेस्टल बताया तो 6 पैराग्राफ तो सीधे सीधे वही हो गए। जीएस वाला उठाए तो उसमें भी 7-8 पैराग्राफ आप बना सकते हो, 6-7-8 ये हो गए बॉडी के। तो फिर आइडिया का उतना इशू नहीं आएगा। इसीलिए मेंस में आई फील ड्राफ्ट बनाना मेरे लिए तो काफ़ी यूज़फुल रहा है। टाइम, हालांकि मेरा तो फिर भी ऐसे में टाइम मैनेज भी नहीं हो पाया था, तो फिर भी आई थिंक ड्राफ्ट बनाने से वो जो इशू आप बता रहे हैं ना आइडिया की कमी का, वो रिलेटिवली कम हो और जाता सर अभी तक आपने अपने पूरे प्रिपरेशन में लगभग ऐसे एग्जाम के पहले कितने ऐसे लिखे होंगे एज अ प्रैक्टिस पूरा? हर मेंस से पहले मैं प्री और मेंस के बीच में लिखता था, उससे पहले कभी ऐसे लिखा नहीं। 4 से 5 तो 4 से 5 तो टोटल 15 हो गए ना, 3 4। अच्छा। बट ऐसे में ऐसा नहीं कि आप 25 ऐसे लिख के चले जाओगे तो आपका कुछ बहुत वो हो जाएगा उद्धार। बेसिकली अगर आपकी माइंडसेट तैयार है ना, ऐसे में उतना फिर भी मेरे को लगता है कि नहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व। जीएस में काफ़ी लगता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ऐसे में तो इतना है कि ठीक है, टाइम हो जाता है मैंने। जैसे फिलोसॉफिकल ऐसे के वाइड रेंज ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए लाइक मैं डेली मतलब बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने तो वैसे कुछ इस जर्नी में यूपीएससी के अलावा कोई बुक्स पढ़ी नहीं। मुझे रीडिंग का शौक था पर वो छूट गया 5 साल में, मतलब यूपीएससी की करता रह गया मैं। बट जैसे मैंने आपको बताया 2 अप्रोचेज हो सकती हैं। एक जो आप अपना रही हैं कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप बुक्स पढ़ें, उनके अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को अपने, फिर आपको लिखना पड़ेगा, डायरी में कहीं रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया मल्टीपल रिविजन्स हर जगह इंपॉर्टेंट है। आपने कोई बुक में कोई अच्छी चीज़ पढ़ी है, आपको वो ऐसे में याद नहीं आएगा, ऐसे में आपको इतना घबराहट रहेगी कि मैं पेपर कैसे कंप्लीट करूँगी, क्या करूँ इसमें। तो वो तब याद आएगा जब आपने 4 बार वो कोट पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, तो वही चांस है। तो आप या तो ये अप्रोच अपना सकते हैं कि आप न्यूज़पेपर बुक से अच्छे अच्छे एग्जांपल्स पिक करें। दूसरा अप्रोच आप ये अपना सकते हैं कि कोचिंग के कंपाइल्ड मटेरियल कहीं से उठाएं, तो रिवाइज करें। वो आसान पड़ता है लेकिन आप जो कर रही हैं उससे आपको लॉन्ग लास्टिंग है ऑब्वियसली, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। थोड़ा टाइम टेकिंग भी है लेकिन वो आपका निर्णय है एट द एंड ऑफ द डे। सर जब हम आंसर्स की कॉपी देखते हैं, टॉपर्स की कॉपी, तो सर उसमें कई बार होता है कि अराउंड 50% चीज़ें उन्होंने अंडरलाइन की होती हैं। तो सर ये समझ में नहीं आता कि क्या इंपॉर्टेंट है जिसे अंडरलाइन करना है। ये तो इशू मेरे साथ भी था, मैं अंडरलाइन, क्योंकि वो आदत हो जाती है। सब अपने को तो इम्पोर्टेंट ही लग रहा है ना, हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बात ये है कि अब वो आप टॉपर्स के हिसाब से ना जाएं, आप जब खुद ऐसे लिखेंगे आपको रियलाइज होगा क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ कीवर्ड्स आप हाईलाइट करें तो अच्छा रहता है, फिलोसफर्स के नाम हाईलाइट करें। बेसिकली हाईलाइट करने का पॉइंट क्या है, हम एग्जामिनर का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ये देखो ये हमने कितनी अच्छी चीज़ लिखी है, इस पर मार्क्स दे दो। तो वो जो भी चीज़ आपको लग रही है कि इसमें कुछ है जो एग्जामिनर का मतलब ऐसे का या तो कुछ एसेंस है उस लाइन में, या कोई बहुत अच्छी चीज़ कोट की है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। और सर जब हम ऐसे लिखते हैं तो सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए या फिर बहुत फ्लावरी डेकोरेटिव इंग्लिश होनी चाहिए? ये मेंस में जो चीज़ अप्लाई करती है, क्योंकि मैंने अपनी श्रुति शर्मा मैम की अगर कॉपी देखी हो तो इतना सिंपल भाषा में वो कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। दैट इज़ द रीज़न शी हैज़ गॉट सो मेनी मार्क्स इन मेंस। ठीक है, उनका ऐसा था कि उनको 20-25 मार्क्स भी इंटरव्यू में मिल जाते तो उनका क्लियर हो जाता, इतने मेंस में मार्क्स थे। तो फ्लावरी लैंग्वेज अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कन्वे योर आइडिया टू द एग्जामिनर। वो कैसे भी चले, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये अवॉइड करना ज़रूरी है, लेकिन वो तो है। प्लीज़। ऐसे को जनरल रखें या फिर ऑप्शनल का अपना नॉलेज बेस बना करके उसको स्पेसिफिक बना दें। जैसे कि PSIR है या सोशोलॉजी है तो उसमें थिंकर कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे कि प्लेटो पढ़े हम, तो उसके नॉलेज को हम वहाँ पे ऐसे में दिखा सकते हैं, स्पेसिफिक बना सकते हैं, या फिर ये बैक फायर कर सकता है या फिर जनरल सही रहेगा? देखिए सच बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि हमको कॉपी चेक होकर मिलती है तो हमें पता हो एग्जैक्ट क्या है। तो यहाँ पे सच बात यही है कि मेंस, इंटरव्यू, सबके बारे में जो भी लोग बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस अंदाजे के बेसिस पे बताते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने अंदाजे प्लस मेरे मेंटर्स के सजेशंस के बेसिस पे इसका आंसर दूंगा। मेरे मेंटर ने ये कहा था कि बल्कि आई थिंक सजल सर ने ही कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं हिस्टोरियोग्राफी कोड कर दूं क्या GS1 में और इसमें ऐसे में भी।
तो उन्होंने यही कहा था कि इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि तुम हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हो। अब वो अलग माइंडसेट है तुम्हारा, ऐसे पढ़ रहा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाला है, इसको तो आना चाहिए, तो वो फालतू डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट चेकिंग होने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो, जो चीज़ आपको लग रही है कि जनरलिस्टिक वे में आप यूज़ कर सकते हो अपनी नॉलेज को, वो तो आप बिल्कुल करें। ठीक है, अब जीएस की ओर मूव करते हैं। जीएस 1। अब देखिए जीएस में मैं पहले ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मेरे मार्क्स उतने नहीं थे जितना मैं चाहता था जीएस में। ऐसे में तो 129 है, विच इज़ अ गुड स्कोर कंसिडरिंग दिस ईयर। थोड़ा कम ही आया इस बार ऐसे में लोगों का, बट जीएस में मेरा इस बार 390 है। पिछली बार से 9 ही नंबर इम्प्रूव हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें नहीं कुछ सजेशंस दूंगा, लेकिन ड्राफ्ट्स जो मैंने बनाए थे आई फील वो काफ़ी यूज़फुल हैं, और वो आप अप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। GS1 आपको सिलेबस रफली पता होगा, आर्ट एंड कल्चर है इसमें, और नहीं पता है तो इतना बुरा मानने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, कोई भी सेमिनार में कुछ ऐसा बोले कि ये तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता होता था तो मुझे लगता था कि तैयारी कहाँ पे है मेरी। बट ऐसा नहीं है, सब लोगों को कुछ ना कुछ तो नहीं पता होता। तो सिलेबस GS1 में आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है पहले तो, इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री है, फिर उसके बाद सोसाइटी है, और ज्योग्राफी है अपना। आजकल डिजास्टर मैनेजमेंट के भी पूछने लगे क्वेश्चन, तो वो भी उसमें ही एक तरह से आ जाता है। बेसिक ड्राफ्ट्स हैं आर्ट एंड कल्चर। अगेन ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट सब जगह अप्लाई हो जाएंगे, हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होंगे, बट जैसा मैंने कहा कि कुछ में तो अप्लाई हो जाएंगे, वहाँ पे टाइम बच जाएगा, बाद में मैं उसको यूटिलाइज कर लूँगा कहीं ना कहीं। मेंस में यही बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि उस 3 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करूँ और उनके साथ जस्टिस कर पाऊँ। ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 घंटे में 20 परफेक्ट क्वेश्चन लिख देता होगा, बट वही है कि जितने ज़्यादा अच्छे लिख दो उतना बेटर। बाकी कुछ मॉडरेट क्वालिटी के, कुछ थोड़ी ख़राब क्वालिटी के। इंट्रो में बेसिक मैंने कोशिश की थी, बेसिक आंसर का जो है वो स्ट्रक्चर यही है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन का लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें या तो मैं, अब देखिए क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत में पेंटिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, सपोज कीजिए, बहुत ही ब्रॉड इनकम पासिंग क्वेश्चन है, आप इसको 150 शब्दों में 10 मार्कर में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं क्रोनोलॉजिकली चला जाऊँगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली में मुझे जो भी पता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं फटाफट लिख पाऊंगा, सोचने का उतना टाइम नहीं लगेगा। क्रोनोलॉजिकली इन द सेंस रॉक पेंटिंग से शुरू कर दिया, भीमबेटका का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए, मॉडर्न तक भी चले गए तो कोई इशू नहीं है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर में जनरली मिडिवल तक ही है। क्रोनोलॉजिकली कुड बी वन वे टू। अच्छा सॉरी, ये तो बॉडी में आ गए हम लोग, तो आप लोगों को बताना चाहिए था या आपने बताया नहीं? ठीक है, इंट्रो की बात कर रहे हैं हम, सॉरी। तो यहाँ पे हम, अगर कोई पीरियड के बारे में बात की गई है, गुप्ता पीरियड के बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में, इस टाइप से है कुछ, तो हम उस पीरियड के रेलेवेंस को 2 लाइन में लिख सकते हैं कि गुप्ता एज इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अच्छा लगता है सुनने में, थोड़ा सा इंट्रो भी हो गया हमारा। ठीक है, हम पेट्रन्स की बात कर सकते हैं, अगर कोई आर्ट के बारे में पूछा है कि, एक क्वेश्चन था आई थिंक पाला आर्ट के बारे में, तो पाला आर्ट के पेट्रन्स का 2-3 मेंशन कर दिया, उनके रिलेवेंस को बता दिया 2-3 लाइन में। ठीक है, बेसिकली यही है। बाकी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं इसमें शुरू में ही, अगर कोई आपको एग्जांपल याद है। ये ब्रैकेट में जल्दी जनरली में लिखता था, जो भी इंट्रो के ब्रैकेट में एग्जांपल्स। फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं आप इस टाइप से। आप मैप बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंडिया के आर्ट के बारे में पूछा है, तो अलग अलग रीजन्स के आप मैप बना सकते हैं कि यहाँ पे इस पीरियड में ये आर्ट है, इस पीरियड में आर्ट है। ठीक है, एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका, वो इंट्रो का हिस्सा ही रहता है जनरली। अगर ये शीट है तो ये इंट्रो हो गया अपना, ये 2 लाइन हो गई। अब यहीं पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, या तो ये टेक्निकली इंट्रो और बॉडी के बीच का ट्रांजिशन है, या फिर आप छोटे में एक मैप बना सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब इंडिया का मैप। तो अगेन मैप में भी मेरी आदत थी कि मैं ऐसा बनाता था, इतना बड़ा। फिर मुझे किसी मेंटर ने बताया कि इतना बड़ा बना रहे हो तो एग्जामिनर को लगेगा कि तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम जगह घेर रहे हो।
तो छोटी जगह में इंडिया का मैप बना दो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए कि आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में एक ऐसा मैप बना दे जो रिकग्नाइजेबल हो, ऐसा कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं, पर समझ में आ जाए कि इंडिया का है। ठीक है, अब हम बॉडी की तरफ मूव करते हैं। बॉडी में सब हेडिंग्स में मैं डिवाइड करता था क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये पूरे जीएस में अप्लाई होगा, ये सिर्फ जीएस 1 की बात नहीं है। सब हेडिंग्स यूज़ करें, जितना ज़्यादा कर सकें उतना बेहतर। और मोर इम्पॉर्टेंटली सब हेडिंग्स क्वेश्चन से ही उठा लें तो और बहुत अच्छा, क्योंकि एग्जामिनर को बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। तो अगर गुप्ता आर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है तो मैंने वही का पूरा 3-4 कीवर्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वो सब हेडिंग फिर डायरेक्ट वहीं से वहीं उठाता गया, उसको लिखता गया। ठीक है, वो ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि लिंक्ड है क्वेश्चन। बॉडी हो गया, सब हेडिंग्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था कि जो बेसिक ड्राफ्ट्स मैंने बना रखे थे, एक तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो यही है कि क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि ड्राफ्ट बना के गए तो वही छाप देंगे। जो भी क्वेश्चन में पूछा है ड्राफ्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे फिर। बट अगर ब्रॉड इनकम्पासिंग क्वेश्चन हैं कि इंडिया के आर्ट के बारे में बताओ, पेंटिंग के बारे में, डांसिंग के बारे में, कुछ भी, तो क्रोनोलॉजिकली चले गए। अगर कोई स्पेसिफिक उसके बारे में पूछा है, जैसे गुप्ता आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछा है, अगेन बहुत ब्रॉड हो जाता है। गुप्ता आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी चीज़ें हैं। इसके लिए फिर एक सिंपल ड्राफ्ट बना लिया कि मैं आर्किटेक्चर बता दूंगा गुप्तास का कुछ है तो, मैं पेंटिंग्स बता दूंगा, जो आपने बेसिकली पढ़ा ही होगा, ये सब चीज़ें तो आप पढ़ते हैं। मैं डांसेस बता दूंगा अगर होंगे तो कुछ, मैं थिएटर बता दूंगा कुछ होगा तो, मैं लिटरेचर बता दूंगा कुछ होगा अगर इससे रिलेटेड, स्कल्पचर्स बता दूंगा, स्कल्पटिंग अगर कुछ होती है तो ये एक रेडीमेड ड्राफ्ट है मेरे पास 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस ड्राफ्ट में आ जाएंगे, बट अगेन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे। जैसे इस साल मेरे मेंस में गुप्ता और चोला आर्ट के बारे में पूछा गया था, उसमें मैंने सीधा सीधा ये ड्राफ्ट मेरे दिमाग में था, मैंने अप्लाई कर दिया था, तो टाइम बचा मेरा, आंसर भी थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में हो गया। और भी बताता ही चलता हूँ मैं। GS1 में मेरे 105 थे, जो मैंने आई थिंक काफ़ी इंप्रूव किया है। सबसे पहले साल मेरे आई थिंक 86 थे। 3 मेंस दिए मैंने, पहले में 86, दूसरे में 95, तीसरे में 105, तो इम्प्रूवमेंट है, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। अब ठीक है, जो मैंने आपको प्रिंसिपल याद बताया कि ये सब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड होने चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए कुछ। फिर अगेन काउंटर पॉइंट, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में वैसे तो मुश्किल ही मिलता है, कोई लिमिटेशंस या काउंटर है अगर आपके पास तो आप दे दें। काउंटर का एग्जांपल जैसे, हालांकि मुश्किल ही, आर्ट एंड कल्चर में काउंटर निकालना थोड़ा मुश्किल है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, बट ध्यान में रख सकते हैं कि अगर कोई स्कोप लग रहा है काउंटर का तो काउंटर कर दिया। थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा बॉडी का इसी सब का होगा, जो सब हेडिंग जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे रिलेटेड। फिर फाइनली वे फॉरवर्ड में इसमें भी बना देता था। वे फॉरवर्ड हालांकि 10 मार्क्स में थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, बट टाइम बचा है कि आपको लग रहा है बॉडी के लिए पॉइंट्स नहीं है तो वे फॉरवर्ड यूज़ कर लीजिए। वे फॉरवर्ड्स मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए जेनेरिक से बनाए थे। लीगल थीम्स अगर कुछ हैं तो, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है या कुछ नया है इनोवेशन तो वो लीगल में, जैसे कि लिए AMASR एक्ट है 1958 का, वो मेंशन कर दिया कि आर्ट एंड कल्चर के लिए ये हम वे फॉरवर्ड है, हम इस एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन करते हैं। कुछ और है तो वो भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। स्कीम्स के लिए मैंने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वगैरह लिख के रखा था कि ये अगर होगा तो मैं कोट कर दूंगा। आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए भी फॉरवर्ड है। फिर टेक्नोलॉजी के लिए डिजिटल डेटाबेस बना सकते हैं हम आर्ट एंड कल्चर का, तो ये जेनेरिक वे फॉरवर्ड है, ज़रूरी नहीं अप्लाई हो, बट कहीं पे अप्लाई होगा तो टाइम बच जाएगा और ऑर्गेनाइज वे में आएगा। फ्लो चार्ट में इसको कर सकते हैं आप कवर। वे फॉरवर्ड हो गया, इन सब चीज़ों में क्या है, या काउंटर भी हो गया, इसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्योंकि स्पेस का बड़ा क्रंच रहता है मेंस में, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप वैल्यू एडिशन में कर रहे हैं उन सबको फ्लो चार्ट में कवर कर लें, जो बॉडी है उसको सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें कुछ डाउट? इसका क्या? अच्छा, ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि क्या करना है। हैंड राइटिंग नहीं समझ में आया, सॉरी।
रिपोर्ट आता है उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं? ये सही है। देखिए आपने पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐड करना ही है, वही क्वेश्चन का रेलेवेंस पे डिपेंड करेगा कि कर सकते हैं कि नहीं। वो तो कर सकते हैं ना। क्वेश्चन के रेलेवेंस पे डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन से रेलेवेंट है वो रिपोर्ट तो आप कर सकते हैं वे फॉरवर्ड वगैरह में, या सजेशंस आपके पास हैं कुछ तो। हाँ, वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन तो रही है 2 लाइन की। कंक्लूजन के लिए मैंने 2 आर्टिकल छांटे हुए थे DPSP के। 49 जो है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज, 51A विच इज़ प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज। ये कोट कर दिया तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन अलग अलग चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा लिखना ज़रूरी है। कंक्लूजन भी लिमिटेड 2-3 लाइन का ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इंट्रो भी 2-3 लाइन का। वे फॉरवर्ड और जो शुरू का फ्लो चार्ट है वो फ्लो चार्ट में, काउंटर भी फ्लो चार्ट में, बॉडी, सब हेडिंग्स और पॉइंट्स में। ये 10 मार्कर का है, 15 मार्कर में थोड़ा और स्पेस मिल जाता है तो आप कहीं ज़रूरी नहीं फ्लो चार्ट ना बनाए, फिर कुछ और कर लें वहाँ। मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। इंट्रो अगेन, इसमें जनरली या तो मूवमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, वॉर के बारे में पूछ लिया जाता है। 1857 का वॉर पूछ सकते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है, फिनोमिनन का कोई अगर है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें जनरली आप डिफ़ाइन कर दो। देखिए डेफिनेशन तो एक ऐसा हथियार है जो आपके पास हमेशा रहेगा ही। डिफ़ाइन आप किसी भी GS में इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आप डाल सकते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, बट अगेन कॉमन है इसलिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन कर सकते हैं आप, इसका रेलेवेंस बता सकते हैं कि जैसे 1857 रिवोल्ट की रेलेवेंस क्या थी तो वो बता सकते हैं। बेसिकली इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ग्लिम्प्स दे रहे हैं आंसर की, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इंट्रो 2 से 3 लाइन में निपटा देना है, बट एक ग्लिम्प्स, एक आइडिया लग जाए कि भाई 1857 जो है वो एक पाथ ब्रेकिंग रिवोल्ट है। ठीक है, अगर डिबेट के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो हमने ये बोल दिया कि 1857 एक ऐसा रिवोल्ट है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो थोड़ा सा ग्लिम्स हमने दे दिया, फिर हम बाद में बात करेंगे कि क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। मैप मॉडर्न इंडिया में भी बना सकते हैं आप, वही छोटा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिमांड ऑफ क्वेश्चन। मैप बनाएंगे तो आप रीजनल कवरेज बता सकते हैं, जैसे 1857 के बारे में मैप बनाया तो आपने रीजनल कवरेज बता दिया कि भाई नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ इंडिया में उतना नहीं है, जो भी रीजनल कवरेज उस पर्टिकुलर वॉर का या मूवमेंट का है। फ्लो चार्ट आप अलग अलग एस्पेक्ट्स कवर करना चाहें तो वो बना सकते हैं। बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में इसमें बेसिक ही प्रिंसिपल्स हैं, डिमांड एड्रेस करनी है क्वेश्चन की, सब हेडिंग्स वैसे यूज़ करनी है, क्वेश्चन से निकाल के पॉइंट्स में आंसर करना है, और बेसिकली 3-4 चीज़ें जो मैंने सोच रखी थी। एक तो इम्पैक्ट, अगर सपोज कीजिए कोई पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर जी पे क्वेश्चन है, गांधी जी पे क्वेश्चन है, तो उनका इम्पैक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कई बार अगर ये सब तब यूज़फुल होगा जब क्वेश्चन थोड़ा वेग है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, नहीं तो फिर डिमांड एड्रेस करते जाइए सिंपली। आप इम्पैक्ट बता सकते हैं, आप उनकी कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं कि जो भी उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी ने किया, क्या वॉर के बारे में बता रहे हैं तो उस वॉर से क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो बता सकते हैं। लिमिटेशंस अगर कुछ हैं, जैसे 1857 के वॉर की लिमिटेशंस हैं कुछ, कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं हुआ था, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप बॉडी में कवर कर सकते हैं, नए नए डायमेंशंस आपको मिल जाएंगे आंसर देने के लिए। ठीक है, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में इसमें मेरा बेसिकली वही समराइज और फ्यूचरिस्टिक जो मैंने आपको बताया था ऐसे के लिए, वही मैंने कोशिश की थी इसमें भी। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि जैसे कि अगेन 1857 के बारे में ही है अगर क्वेश्चन, तो फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन इसमें ये हो जाएगा कि कैसे 1857 रिवोल्ट ने वो चिंगारी दी जिसकी वजह से इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट हो गया जिसने ये दिखा दिया कि आपको बड़ा क्लियरली क्रोनोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग है मॉडर्न इंडिया की कि क्या से क्या, इस इवेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस था, क्या इंपॉर्टेंस थी। आ तो सकती है लेकिन वही फिर थोड़ा डिलेमा आ जाती है, इंट्रो और कंक्लूजन सेम हो जाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स में कोशिश करता था कि कंक्लूजन में ही यूज़ करूँ,
बाकी जैसा आपने बोला कई बार दिमाग वैसा चलता है कि ये स्टेटमेंट वहाँ पे भी यूज़ हो जाए, तो इंट्रो में भी यूज़ हो जाए तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप पहले से थोड़ा दिमाग में क्लियर रखेंगे कि कहाँ क्या यूज़ करना है तो रेपिटेटिवनेस आपके आंसर्स में नहीं आएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, दोनों में यही बेसिक वो है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है ड्राफ्ट मेरा। मूविंग ऑन, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी वॉज ऑलवेज माई वीक पॉइंट। इस बार अगर मैंने थोड़ा 10 नंबर जो इम्प्रूव किए हैं तो आई फील वो ज्योग्राफी की वजह से ही किए हैं। ज़्यादा मैंने बुक लिस्ट अभी किसी की बताई नहीं, लेकिन ज्योग्राफी में मैं PMFIS का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। मैंने उसके नोट्स इस बार पढ़े थे और मुझे हेल्प हुई। PMFIS आई थिंक उसका फुल फॉर्म पुअर मैन्स फ्रेंड है, तो वो मेंस के लिए पढ़े थे, स्पेसिफिकली प्री के लिए नहीं पढ़े थे। पूरे नोट्स नहीं पढ़े थे, सिलेक्टिवली सिलेबस कवर किया था, बट क्वेश्चंस उसमें से आए और मुझे हेल्प हुई क्योंकि मेरा वीक है ज्योग्राफी। और प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो GS1 में मैं कॉन्फिडेंट रहता था, लेकिन मुझे 2 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी आई फील इज़ द किंग मेकर। ज़्यादा वेटेज इसको है अभी 3 साल से, तो मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, बाकी अगेन पैटर्न चेंज हो जाए। फिनोमेना पूछ सकते हैं आपसे, क्लाउड बर्स्ट जैसे कि बहुत बार पूछते हैं। इसमें इंट्रो की बात कर रहे हैं हम अगेन। अगर इंट्रो है, फिनोमेना पूछ लिया तो इसमें सिंपल में डिफाइन कर देता था, और तो कुछ, तो इसलिए फिनोमेना की डेफिनेशंस आप याद रख के जाएंगे तो बेहतर होगा। अगर क्लाइमेट चेंज बेस्ड क्वेश्चन है कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ है, या मेल्टिंग आइस के या सी लेवल राइज के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो ऐसे में कोई रिपोर्ट अगर आपको याद हो, कोई डेटा आपके पास हो, तो आप कोट कर सकते हैं। डिफाइन तो आप कर ही सकते हैं, बट इसमें ये एडिशनल चीज़ें भी आप कर सकते हैं, रिपोर्ट या डेटा मेंशन करना कि क्लाइमेट चेंज, या जैसे कि UNFCCC का और IPCC के काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो आप कोट कर सकते हैं। सी लेवल राइज से बारे में बात है तो आपने कोट कर दिया कि IPCC ये कहता है कि सी लेवल राइज इतना हुआ है, तो एग्जाम में समझ में आता है कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग, कुछ नया आपने इंट्रो कर दिया। 2 से 3 लाइन में इंट्रो रखना है। मैप आप अगेन बना सकते हैं, इसमें भी मैप तो आप कहीं भी बना सकते हैं, टेक्निकली रेलेवेंट हो और कुछ अच्छा आप शो कर रहे हैं तो अच्छी बात। इसमें भी आप रीजनल कवरेज बता सकते हैं, अगर क्लाइमेट चेंज का है, वर्ल्ड में है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी एरियाज़ जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं। इंडिया से रिलेवेंट है तो आपने कोस्टल एरियाज सपोज कीजिए हाईलाइट कर दिए कि सी लेवल राइज से कोस्टल एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं इंडिया के। आपने कुछ ट्रेंड अगर आप शो करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज का, तो आप फिर कुछ बार वगैरह भी बना सकते हैं। अब जितना इनोवेटिव आप हो सके उतना बेहतर। बार वगैरह तक तो मैं कभी पहुंचा नहीं, बट आप लोग पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिनोमेना हो गया है। फिनोमेना बेस्ड ही अगर क्वेश्चन है तो अब इसकी बॉडी हम कैसे डील करेंगे। बॉडी में हम कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फिनोमेना को, वो तो डेफिनेशन में भी आ गया है थोड़ा, लेकिन एलैबोरेटली, क्योंकि इंट्रो में उतना लिबर्टी नहीं रहती है कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप फैक्टर्स बता सकते हैं कि क्यों क्लाउड बर्स्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लाउड बर्स्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो आप इम्पैक्ट बता सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट से क्या इम्पैक्ट आता है। आप कॉन्सिक्वेंसेस बता सकते हैं। इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हालांकि काफ़ी क्लोज चीज़ें ही हैं। फैक्टर्स की अगर बात करें, फैक्टर्स में जनरली आप 2 डिवीजन कर सकते हैं, नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक, यानी ह्यूमन कॉज्ड बेसिकली। इम्पैक्ट में आप पेस्टल अप्रोच अपना सकते हैं कि कैसे जैसे इन्वायरमेंटल नुकसान कितना होता है किसी फिनोमेना से या किसी क्लाइमेट चेंज इवेंट से। ये स्पेसिफिकली फिनोमेना और क्लाइमेट चेंज मैंने इसलिए उठाए क्योंकि मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं ज्योग्राफी में, कन्वेंशनल ज्योग्राफी। हालांकि इस साल तो थोड़ा ज्योग्राफी कन्वेंशनल भी था, बट फिर भी क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो सबको ही अफेक्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन भी फिर UPSC काफ़ी पूछ रहा है। तो पेस्टल आप इम्पैक्ट कवर कर सकते हैं कि भैया इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसका, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, लाइव्स का लॉस हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आप कुछ बता सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज का हुआ है तो। वे फॉरवर्ड की बात करें, काउंटर तो इसमें जनरली नहीं होता है ज्योग्राफी में, तो वे फॉरवर्ड पे आते हैं सीधा। फिनोमेना के लिए तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड नहीं होता है, हालांकि जैसे क्लाउड बर्स्ट है तो उसके लिए वे फॉरवर्ड हो सकता है क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड है। बट अगर कोई बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमेना पूछा है तो फिर उसके लिए नहीं होगा वे फॉरवर्ड। क्लाइमेट चेंज के लिए डेफिनेट वे फॉरवर्ड है।
आप नेशनल एफर्ट्स बता सकते हैं, इंडिया क्या कर रहा है, जो पंचामृत हमारे गोल्स हैं हमको कोट कर सकते हो इसमें। आप इंटरनेशनल एफर्ट्स बता सकते हो, आप कमिटीज़ अगर कोई बनी है तो वो बता सकते हैं उनके बारे में। बहुत ब्रीफली में बताना पड़ेगा ऑब्वियसली, ये बात ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि बहुत इलेबरेट कर गए। तो इसीलिए फ्लो चार्ट इसमें अच्छा रहता है, फ्लो चार्ट आपने बना दिया तो फटाफट आपका हो जाएगा काम। कमिटी हो गया। बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर कोई इनोवेशन आपने देखा है इससे रिलेटेड तो आप वो भी नोट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो SDG के साथ लिंक कर सकते हैं कि बेसिकली 13, 14, 15 मैंने हाईलाइट किए थे जो कि क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड SDGs हैं, उनको कोट कर दिया कि ये करने से ये SDG हमको अचीव करना है, तभी काम बनेगा। या सेंडाई फ्रेमवर्क की बात कर सकते हैं, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लिंक्ड है। DPSP में आर्टिकल 48 जो है वो एनवायरनमेंट के बारे में, वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। एक इंडिया विजन @247 है, क्योंकि बेसिकली 100 साल के बाद हमारा क्या विजन है। तो अब वो थोड़ा जेनेरिक है, उस ज्योग्राफी स्पेसिफिक नहीं है, बट इन जनरल आप बोल सकते हैं कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को रोक लिया तो ही हम इंडियन विजन 2047 को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब DM डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वैसे तो GS3 में है, बट क्योंकि ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रो, डिफाइन तो आप कर ही सकते हैं, वो तो बेसिक है ही, डिफाइन आप कर ही सकते हैं। कोई भी डिज़ास्टर है, साइक्लोन है या अर्थक्वेक है, कुछ भी है। वो सारे वर्ड को कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट या क्वेश्चन है, चाहे GS1 में या GS2 में, देखिए तो उसमें वर्ड्स आते हैं। जी। तो वैसे तो आई थिंक काफ़ी एग्जैक्ट डिटेल में तो अभी मुझे भी याद नहीं है, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सब का वो है, डायरेक्टिव्स का वो, बट जनरली ये है कि एक्सप्लेन है, इलेबोरेट है, इस टाइप से कुछ है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप वन डायमेंशनल एक आंसर दे दो जिसमें आप एक्सप्लेन कर दो उस चीज़ को, उसके बारे में बता दो। ठीक है, जहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा काउंटर भी देने हैं कि ये चीज़ है तो सही बट उसका कुछ काउंटर भी है। तो ये दो बेसिक टाइप के डायरेक्टिव्स हैं। बाकी फिर हर डायरेक्टिव का एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेंस में उतना टाइम मुझे तो नहीं मिलता था कि मैं वो ध्यान में रखूँ कि 8वें नंबर का जो वो है डायरेक्टिव, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है। तो मैंने दो बेसिकली जो डिवीजन करके रखे थे दिमाग में वो यही थे कि अगर सिंपल पूछा इलेबरेट, तो भी इलेबरेट में भी मैं काउंटर तो कर ही देता था, क्योंकि स्पेस ऐसा लगता है कि रिपीट हो रही है चीज़ें, तो काउंटर कर दिया। बट जनरल प्रिंसिपल यही है कि क्रिटिकली जहाँ पे मेंशन है या कुछ एनालिसिस मांगा गया है तो डायरेक्टिव, बहुत स्ट्रेस नहीं देना इन सब वर्ड्स पे। मैं तो नहीं लेता था, बट अब वही सबका अलग व्यू पॉइंट होता है। और अगेन मुझे कोई चेक कॉपी आज तक ऐसी मिली नहीं UPSC की तरफ से जिससे मैं कॉन्क्रीटली बोल दूँ कि करना है या नहीं करना है। मेरा व्यू पॉइंट ये है। लेकिन ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हम इंट्रो पे थे। डिफाइन तो आप कर ही सकते हैं किसी भी चीज़ को, डेटा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने ज्योग्राफी में बताया। साइक्लोन का से रिलेटेड डेटा हो सकता है कि इंडिया की कितने एरिया में साइक्लोन आता है, साइक्लोन का इम्पैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड कोई डेटा हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो ऑब्वियसली, IPCC वगैरह या कुछ भी जो भी है। बॉडी की बात करते हैं। जनरली अगर कोई DM में फिर भी आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आपको डिज़ास्टर्स के बारे में पता है, क्वेश्चंस भी ऐसे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। तो ये ड्राफ्ट काफ़ी यूज़फुल मुझे तो लगा, क्योंकि मेरे को उतना सोचना ही नहीं पड़ता था DM के क्वेश्चन को। कॉजेज़ आप कर सकते हैं, सिंपल उसको डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल एंथ्रो में। तो आपने पहले कवर कर लिया कि डिज़ास्टर का कॉज क्या है, साइक्लोन का जो भी कॉज है नेचुरल एंथ्रो में आपने सब डिवीजन कर दिया, बता दिया। फिर दूसरा है इम्पैक्ट
जैसा मैंने क्लाइमेट चेंज का भी बताया था आपको, इम्पैक्ट में लिए आप पेस्टल सिंपल अपना सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे इम्पैक्ट, एक्चुअली डिज़ास्टर तो इतना ही इम्पैक्टफुल होते हैं कि वो सब चीज़ें अफेक्ट कर देते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एग्री को अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर को। और भी कोई डिज़ास्टर स्पेसिफिक अगर इम्पैक्ट है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिर मूविंग ऑन, इश्यूज़। हर डिज़ास्टर के मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ इशू है, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली। इशू में CAG रिपोर्ट है एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। मैंने ये भी जो भी रिपोर्ट्स अब मैं बताऊंगा आपको वे फॉरवर्ड के लिए, मैंने जनरली उनके सजेशंस ही पढ़े थे, जो कि मैंने फिर अपने नोट्स में जनरली लिख लिए थे, तो ताकि मैं उनको कोट कर पाऊँ। पूरी रिपोर्ट मैंने कभी नहीं पढ़ी किसी भी चीज़ की, बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स होती हैं और उनसे डेटा निकालना मुश्किल फील होता था मुझे, और उतना भाई मुझे नहीं लगता कि था कि उतना वैल्यू मेरे प्रिपरेशन में वो चीज़ ऐड कर रही है। बट रिपोर्ट्स आप वही कंपाइलेशन कहीं से उठा सकते हैं, या आप खुद नेट पर रिसर्च करके बेसिक आप समरी बना सकते हैं अपने उसके लिए। CAG रिपोर्ट है एक, आई थिंक PK मिश्रा रिपोर्ट है, तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी फिर जनरल जो इश्यूज़ हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट अगर आपको लग रही है अप्लाई नहीं हो रही तो। जनरल में फाइनेंशियल इश्यूज़ हमेशा रहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से डील करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, स्टेट नेग्लिजेंस हो सकता है एक इशू, फेडरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कोई क्लियर वो नहीं है कि वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो इसलिए वो भी एक इशू रहता है। फेडरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बाकी फिर डिज़ास्टर स्पेसिफिक कोई इशू हो सकता है, हर डिज़ास्टर के लिए कुछ स्पेसिफिक इशूज़ होते ही हैं, तो वो इन सब के कंपाइलेशंस टेलीग्राम पे बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत, जैसे कि मैंने तो शुरू के टाइम्स में टेलीग्राम कभी इंस्टॉल किया ही नहीं था, बाद में आई रियलाइज कि काफ़ी सारे टॉपर्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐश्वर्य वर्मा एक मेरे दिमाग में आ रहे हैं सर, इनका चैनल बहुत अच्छा है। हिस्ट्री ऑप्शन के लिए लक्ष्य आनंद सर का चैनल बहुत अच्छा है, बाकी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे, तो वो ये सब चीज़ें वहाँ पे बड़ी अच्छे से मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, फिर इश्यूज़ हो गए तो फिर स्टेप्स टेकन भी बता देते हैं कि इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है अभी तक, सॉल्यूशंस बेसिकली है स्टेप्स टेकन। स्टेप्स टेकन में अगेन आप नेशनल बता दो, इंटरनेशनल बता दो। नेशनल में आ जाएगा इंस्टीट्यूशनल, लीगल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, कुछ लॉ बनाया गया है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ अथॉरिटी बनाई गई है, इंडिया में बनाई गई है, वो सब आप कोट कर सकते हैं। इंटरनेशनल में CDRI है, कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंस, सेंडाई फ्रेमवर्क है, वो सब आप कोट कर सकते हो स्टेप्स टेकन में। फिर आता है वे फॉरवर्ड। स्टेप्स टेकन और वे फॉरवर्ड में डिफरेंस ये है कि स्टेप्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं, वे फॉरवर्ड है जो लेने चाहिए, ठीक है। सेकेंड ARC इसमें आ जाती है, डिज़ास्टर के लिए है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है। अगेन सेकेंड ARC के भी मैंने सिर्फ सजेशंस का डॉक्यूमेंट पढ़ा था। गवर्नमेंट का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सेकेंड ARC के सजेशंस मेंशन्ड है, पूरी रिपोर्ट नहीं है वो। सजेशंस में ये भी मेंशन्ड है कि कौन सा सिलेक्ट कर लिया गया है, सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन कौन सा अप्लाई किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। तो एडवांटेज ये होता है कि आप ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं देंगे जो कि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, आप वही रिकमेंडेशन देंगे जो कि गवर्नमेंट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाई है। सेकेंड ARC की वो रिपोर्ट्स आई थिंक GS पेपर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे भुज मॉडल एक है, भुज मॉडल है बिल्ड बैक बेटर, अर्थक्वेक के बाद आप ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं, ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि बेहतर हो, बेहतर ज़्यादा रेजिलेंट हो, ठीक है। कंक्लूजन में आप जेनेरिक चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच अपना सकते हैं इसमें भी, कि सब स्टेक होल्डर्स को आने की ज़रूरत है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। आप अगेन इसमें कुछ SDG कोड कर सकते हैं, आपको करना हो तो सेंडाई फ्रेमवर्क टारगेट्स कुछ ध्यान में आ रहे हैं तो वो कंक्लूड कर सकते हैं उसके थ्रू। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का यही है ड्राफ्ट। अब हम सोसाइटी की तरफ आते हैं। सोसाइटी अगेन मेरा वीक, शुरू में लगता था कि वीक नहीं है, लेकिन अब इस बार के मेंस के बाद मुझे लगने लगा कि वीक है, क्योंकि बड़े वेग क्वेश्चन आते हैं। तो जिस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये बताया गया है कि क्या पूछ रहे हैं, उसको आंसर करना आसान है, बट GS में जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाने लगते हैं, वहाँ पे आपको ये ड्राफ्ट मेरे वहाँ पे फॉल्टर करने लगते हैं कि अब मैं इसमें लिखूँ क्या, मेरा ड्राफ्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। सोसाइटी में इन जनरल टाइम लगता ही है, तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको ये वर्क करना है कि
आर्ट एंड कल्चर की जल्दी निपटा लिए, ज्योग्राफी की जल्दी निपटा लिए, सोसाइटी को पढ़ने में भी टाइम लगेगा, लिखने में भी, इसलिए थोड़ा टाइम बचा लिया। इंट्रो डिफाइन कर सकते हैं, इसका भी आपने अगर सिलेबस थोड़ा बहुत देखा हो तो ग्लोबलाइजेशन और इस टाइप की चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो इन सब की हर कीवर्ड की डेफिनेशन आपको क्लियर कट याद होगी तो वो आप बड़ी आसानी से जा पाएंगे उसके ऊपर। सोसाइटी में भी सोशल इश्यूज स्पेसिफिकली के लिए आप कुछ कोड कर सकते हैं डेटा, जैसे कि अगर कोई सोशल इशू है विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड या ऐसा कुछ सोसाइटी का क्वेश्चन है तो आप कोड कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट ये कहती है कि ये सोशल इशू अभी है, ठीक है। बॉडी के लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया था, इतना यूज़फुल मुझे आया तो नहीं इस बार, बट होपफुली आपको आए। इंडियन सोसाइटी के की फीचर्स की एक लिस्ट बनाई है और उसके बेसिस पे आप आंसर को एड्रेस कीजिए। अगेन क्वेश्चन में पूछा जाना चाहिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तभी अप्लाई करें, इररिलेवेंट वे में ना करें। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक फैक्टर है, ठीक है, क्लास एक फैक्टर है, इकोनॉमिक क्लास, जेंडर एक फैक्टर है, हमारी ट्राइबल कल्चर भी काफ़ी वाइब्रेंट है, ट्राइबलिज्म आप बोल सकते हो, विलेज लाइफ एक यूनिक फैक्टर है। तो ये सब बेसिकली यूनिक फीचर्स हैं, फैक्टर नहीं, यूनिक फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के। आप बॉडी में इन सब को ध्यान में रख सकते हो और जहाँ पे भी यूज़ कर पाओ आप यूज़ कर सकते हो। वे फॉरवर्ड में सॉरी बॉडी पहले आपने ये बता दिया कि इम्पैक्ट क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, क्लास के ऊपर, जेंडर के ऊपर, ट्राइबल कल्चर के ऊपर, विलेज लाइफ के ऊपर। तो एक ड्राफ्ट आपको मिल गया कि ग्लोबलाइजेशन में कैसे आंसर लिखना है। सिमिलरली अब हम दूसरी तरफ जाएंगे कि चैलेंजेस क्या है टू सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन से फॉर एग्जांपल क्या चैलेंज है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी को। इसमें स्टेक होल्डर अप्रोच अपना सकते हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स इन द सेंस इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या उसकी वैल्यूज़ करप्ट हो रही हैं, ये सब। फैमिली का आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। वो चैलेंजेस आप ऐसे करके स्टेक होल्डर वे में अपना लें, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन के लिए यही है स्टेक होल्डर्स। वे फॉरवर्ड यार इस सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि 6:30 तो बज ही गए, आप लोग भी बोर हो रहे हो। वे फॉरवर्ड में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन कर सकते हैं, लॉज मेंशन कर सकते हैं, जुडिशियल व्यू अगर कुछ है इससे रिलेटेड वो कर सकते हैं, सरकारी स्कीम्स बता सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, कमिटीज़ की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें वो कॉमन ही है सब में, ठीक है। कंक्लूजन में हम गवर्नमेंट स्लोगन के साथ सोसाइटी को कई बार लिंक कर सकते हैं, SDG के साथ लिंक कर सकते हैं क्योंकि SDGs कई बार सोशल इशूज़ को भी कवर करती हैं। कोई कोड गवर्नमेंट का यूज़ कर सकते हैं, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, इंडिया विजन @2047, ये सब जेनरिक कंक्लूजन थे। टिप्स जो मैंने खुद के लिए लिखी हुई थी, जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर क्योंकि टाइम है नहीं इतना। दूसरी चीज़ 15 मार्कर को स्किप नहीं करना है, कोशिश ये रखनी है, अगर नहीं आता है तो फिर स्किप करिए, बट 10 मार्कर को करना चल जाएगा एक बार को, 15 में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है आपका। डायरेक्टिव और क्वेश्चन पे फोकस हमेशा कीजिए कि पूछा क्या है, ये ड्राफ्ट्स के पीछे ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भूल गए। और हिंदी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं, कई बार इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए उस क्वेश्चन का। शॉर्ट पॉइंट्स लिखने हैं 10 मार्कर्स में, जितना क्रिस्प जितना शॉर्ट लिखेंगे 10 मार्कर में उतना अच्छा, 15 में थोड़ा इलेबोरेशन का स्कोप रहता है। ठीक है, यही बेसिक टिप्स मैंने खुद के लिए लिखी थी। GS2 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। GS2 इस साल मेरा स्कोर कम था, 104, इससे पहले आई थिंक 110 के आसपास था दोनों बार। तो पहले आई वॉज हैप्पी विद द स्कोर, इस साल हाई गया है, मेरा थोड़ा लो रह गया है, पेपर मेरा अटेम्प्ट भी उतना अच्छे से नहीं हुआ था, बट जो बेसिक इसका ड्राफ्ट है काफ़ी सिंपल ही है। पॉलिटी के लिए बात कर लेते हैं। पॉलिटी में इंट्रो में सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रखना है कि अच्छा, एक टिप जो पॉलिटी के लिए स्पेसिफिक है, वेग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके जाइए। वहाँ पे जैसे सोसाइटी का मैंने आपको बताया, वो समझ में ही नहीं आएगा कि वो पूछना क्या चाहते हैं,
बट कीवर्ड्स हाईलाइट कीजिए कि ये चांसेस हैं, ये पूछ रहे हैं, उनको फिर कवर कर लीजिए। वो क्वेश्चन को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है वेग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, फिर उनको एड्रेस कीजिए एक एक करके। इंट्रो में आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर कुछ है तो वो कोट कर सकते हैं। कोई जुडिशियल व्यू है तो वो कोट कर सकते हैं। अगर कोई स्कॉलर का व्यू है तो वो भी कोट कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत में जैसे थोड़े बहुत स्कॉलर्स के व्यूज़ मेंशन है, आप लिख लें तो आप यूज़ कर सकते हैं। फेडरलिज्म वगैरह के ऊपर मैंने कोट करके रखे थे। बॉडी में सिंपल कोई सजेशन मेरा इतना ज़्यादा है नहीं, ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि वे क्वेश्चन आते हैं, पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना है, एक एक करके सबको एड्रेस करना है। वे फॉरवर्ड अगेन सेकेंड ARC आ जाएगा इसमें भी, पॉलिटी में। कमिटीज़ काफ़ी सारी हैं, आई थिंक सरकारिया कमीशन है, पुंछी कमीशन है, बहुत सारी हैं, उनका आपने रिकमेंडेशन दे दिए तो अच्छा रहेगा। जुडिशियल केसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो जितना कोट करेंगे चांसेस है स्कोर अच्छा आने का। बेस्ट प्रैक्टिसेस नेशनल इंटरनेशनल आप रख के चल सकते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, तो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते बट उसके रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हैं हर उसके लिए। कंक्लूजन में आई वुड ट्राई टू कनेक्ट इट विथ DPSP। DPSP में भरमार है, सब चीज़ों से कनेक्ट आप कर सकते हैं। 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की, 39 बात करता है इनइक्वालिटी की, 39A करता है लीगल एड की, 40 करता है गांधीयन स्वराज की, 44 है UCC के बारे में, यूनिवर्सल सिविल कोड, 46 है वीकर सेक्शंस, 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो किसी भी एक DPSP से आप कनेक्ट कर सकते हैं कंक्लूजन में अपने क्वेश्चन को। गवर्नेंस की तरफ आते हैं। गवर्नेंस में भी इंट्रो में मैं जनरली डिफाइन करता था टर्म को, बॉडी में क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देता था, पेस्टल या स्टेक होल्डर वाइज जो मैंने आपको GS1 में बताया वही चीज़ मैं रिपीट करता था। काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। वे फॉरवर्ड में आप सेकेंड ARC फिर से गवर्नेंस में कोट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कोट कर सकते हैं, जैसे उड़ीसा का 5T मॉडल है, मैंने वो लिख के रखा था। दिल्ली की डोर स्टेप गवर्नेंस है, वो एक बेस्ट प्रैक्टिस है। सेवोत्तम मॉडल है, वो आप लिख सकते हैं। ये मैंने कोट किए हैं, ऑब्वियसली आप और ढूंढ के उनको कोट कर सकते हैं। कंक्लूजन में इसका मैंने कोट याद रखा था, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, तो वो मैं कोट कर देता था कहीं अगर यूटिलिटी मुझे लगती थी तो। NGOs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटरी सेक्टर के बारे में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा मैंने स्पेसिफिक इसका बनाया था, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड। इंट्रो में तो उनको डिफाइन कर दिया, बट बॉडी में पहले तो बात की कि NGOs का इम्पोर्टेंस क्या है। NGOs या वॉलंटरी सेक्टर बेसिकली, ठीक है। तो इंट्रो मैंने हमने कर दिया, डिफाइन कर दिया उसको, इसलिए कोई रिपोर्ट वगैरह है तो वो कोट कर दी, डेटा कोट कर दिया। बॉडी में इम्पोर्टेंस बता दी, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंस स्पेसिफिक मैंने लिखी हुई थी, पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प कर रहे हैं वॉलंटरी सेक्टर, जेंडर इनइक्वालिटी के टैकल करने में हेल्प कर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने में मदद कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता है वॉलंटरी सेक्टर, ग्रास रूट पार्टिसिपेशन जो है डेमोक्रेसी में वो इम्प्रूव करता है वॉलंटरी सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करता है। इश्यूज़ क्या है वॉलंटरी सेक्टर के, वो भी मैंने ब्रीफली लिख लिए थे। FCRA से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो है। लाइसेंसेस का कैंसिलेशन और रिन्यूअल में टाइम लगना, ये एक इशू है जो थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो रहा है। फिर करप्शन चार्जेस हैं वॉलंटरी सेक्टर NGOs के ऊपर, वो आप डील कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। रेड टेपिज्म एक इशू है, फंडिंग इशूज़ हैं इनके साथ, ये मेंशन कर दिया। वे फॉरवर्ड में विजय कुमार कमेटी स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड है, तो वो कोट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने मिशन शक्ति और कुटुम्बश्री कोट करके रखे हैं, आप इसका डिटेल देख लीजिएगा कि क्या है। कुटुम्बश्री केरला का एक प्रोग्राम है, उसमें नेबरिंग हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कंक्लूजन की बात करें, SDG से कनेक्ट कर दीजिए या DPSP से कनेक्ट कर दीजिए, बेसिक सिंपल ड्राफ्ट मेरा इसमें दिया था। सोशल जस्टिस सोसाइटी से रिलेटेड ही है काफ़ी हद तक, तो इंट्रो में आप वही डेटा या रिपोर्ट कोई मेंशन कर सकते हैं। अगर सोशल जस्टिस से कोई भी सोशल इशू है तो उसका कोई ना कोई डेटा आपके पास होगा, कि अगर विमेन सिक्योरिटी में कोई इशू है तो उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट, कोई डेटा। बॉडी में सोशल जस्टिस में मैंने ये बना के रखा था कि मैं एजुकेशन, हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ, हंगर इरेडिकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, इनकी इंपॉर्टेंस की बात करूँगा और स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाऊंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम हो रहा है, सोसाइटल लेवल पे क्या काम हो रहा है, नेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है। चैलेंजेस में भी सेम ही चीज़, पेस्टल अप्रोच अपनाई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, और स्टेक होल्डर वाइज फिर मैं चला गया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड में कमिटीज़, बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्कीम्स, लॉज,
अगेन हर चीज़ बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं क्योंकि बेसिक ड्राफ्ट तो वही है सबका। इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईआर के लिए मैंने मेंस 365 ही पढ़ी थी, कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, एंड आई वाज रिलेटिवली कॉन्फिडेंट क्योंकि उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई थिंक वो सफाइस करता है। इंट्रो में डिफाइन कर सकते हैं आप चीज़ों को। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉडीज़ पूछिए, ब्रिक्स पूछ लिया, G20 पूछ लिया, तो आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं, ब्रिक्स या एससीओ है तो आप ईयर ऑफ फाउंडिंग बता सकते हैं, आप इसका पर्पस बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कोई एक चीज़ बताएंगे ऑब्वियसली, कॉज बता सकते हैं, डेफिनेशन बता सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर G20 है सपोज कीजिए बॉडी, तो फ्लो चार्ट में हमने बता दिया कि 80% ऑफ जीडीपी जो है वो G20 नेशंस की है पूरी दुनिया में। तो ऐसे करके और भी इंपॉर्टेंस है, और भी डेटा है G20 का, तो फ्लो चार्ट में हमने कवर कर लिया। बाकी और फिर थोड़े काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे थे, इसलिए मैंने ये ड्राफ्ट बनाया था। एससीओ का पूछा था, ऑकस का पूछा जा चुका है, तो इसीलिए G20 का भी पूछा जा सकता है, अभी इंडिया की प्रेसिडेंटशिप थी। तो बॉडी में आते हैं। बॉडी में मैंने स्पेसिफिकली बना के रखा है ये। कई बार क्वेश्चन होता है इंडिया +1, कोई देश का रिलेशन विद इंडिया, इंडिया इजराइल, इंडिया साउथ कोरिया, इंडिया जापान, ठीक है। तो इसमें भी हम डेटा बता सकते हैं कि इंडिया और जापान में क्या लिंकेज है। इकोनॉमिक डेटा कुछ बता सकते हैं कि इतना ट्रेड होता है, कुछ अगर और सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, बुद्धिज़्म का है फॉर एग्जांपल इंडिया जापान में, वो हम इंट्रो में लिख सकते हैं। और फिर बॉडी की बात करें तो इंडिया +1 वाले क्वेश्चंस में सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनर बता सकते हैं। सिग्निफिकेंस जो है वो कैसे जाएगी, सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टनर या सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुपिंग, G20, ब्रिक्स, एससीओ, जो भी क्वेश्चन पूछा गया। सिग्निफिकेंस में हम क्या क्या बता देंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर सपोज कीजिए नैम के बारे में क्वेश्चन है तो नैम की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बता दी। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर कुछ उस देश की या उस ऑर्गेनाइजेशन की है वो बता सकते हैं। इकोनॉमिक, एनर्जी, इमर्जिंग चैलेंजेस अगर कुछ हैं तो वो बता सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जैसे इंडिया इजराइल में टेक्नोलॉजिकल काफ़ी है, यूएसए में काफ़ी है। स्ट्रेटेजिक, इंडिया यूएसए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस अगेन, न्यूक्लियर, हेल्थ, ये बेसिक चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी कि सिग्निफिकेंस में मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगा, ठीक है। फिर अगेन इसमें क्रिटिक, काउंटर का चांस उतना रहता नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि जैसे होप है क्वेश्चन में तो आप कुछ काउंटर भी कर सकते हैं कि इंडिया इजराइल में चैलेंजेस ये हैं, चैलेंजेस या काउंटर आपने मेंशन कर दिए तो वो एक नया डायमेंशन ऐड कर देगा। फिर सीधा वे फॉरवर्ड पे आते हैं। वे फॉरवर्ड में नेशनल, इंटरनेशनल और जो ओवरऑल एफर्ट्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये अगेन ये डिपेंड करेगा ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। अगर इंडिया +1 है तो आप वे फॉरवर्ड में वो एफर्ट्स बताइए जो कि हम लोग साथ में कर रहे हैं ताकि हमारे रिश्ते सुधरें। अगर रीजनल अप्रोच की बात की गई है, एशिया इंडो पैसिफिक की बात की गई है, तो आप इंडिया का सागर इनिशिएटिव बता सकते हैं कि हम लोग कैसे कल्चरली, मौसम इनिशिएटिव बता सकते हैं कि कैसे कल्चरली कनेक्ट कर रहे हैं। ये वे फॉरवर्ड में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। स्लोगन्स मैंने काफ़ी सारे आईआर के लिए इकट्ठे करके रखे थे, वो मेंस 365 में थे, मैंने फ्रंट पेज पे लिख लिए थे लाइन से, तो वो स्लोगन आईआर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी जैसे इंडिया बांग्लादेश का आई थिंक सोनार अध्याय चल रहा है अभी, गोल्डन पीरियड, ऐसे सबका अलग अलग है, वो आप यूटिलाइज़ करें तो वो अच्छा इम्पैक्ट देगा। GS3 में आते हैं। GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। SNT की बात करते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंट्रो में डिफाइन कर सकते हैं। अगेन नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है तो डिफाइन कर दिया क्या है वो, ठीक है। आप पोटेंशियल बता सकते हैं इंडिया का या इंटरनेशनल पोटेंशियल या उस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल। अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है तो एक बेसिक सा पोटेंशियल कि इंडिया में बेसिकली कितना % SNT पे खर्च किया जा रहा है, ठीक है, क्या उसका स्कोप है, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट में आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। फिर मूविंग ऑन टू बॉडी में जनरली, क्योंकि ये मैंने स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड ड्राफ्ट इसलिए बनाया क्योंकि क्वेश्चंस उस टाइप के रहे थे। नैनो टेक का एक क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, तो उसके लिए फिर वो सीधा टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया, उसका पोटेंशियल बता दिया, फिर उसके एप्लीकेशंस बता दिए बॉडी में कि अगर नैनो टेक है तो उसके एप्लीकेशंस क्या है।
एप्लीकेशंस हैं कि एजुकेशन सेक्टर में एप्लीकेशंस है, हेल्थ में है, एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, गवर्नेंस में है, लॉ इन्फोर्समेंट में है, लैंड मैनेजमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तो बहुत सारे वो हैं। ये मैंने लिस्ट इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे दिमाग में एटलीस्ट 5-6 तो आ जाए। पहली चीज़ हमने टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात की, फिर हमने इम्पैक्ट्स की बात की। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट आप फेस्टल अप्रोच ले सकते हैं इसमें, या स्टेक होल्डर अप्रोच ले सकते हैं कि कैसे इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, वल्नरेबल सेक्शन कैसे इंप्रूव कर रहा है, देश कैसे इंप्रूव कर रहा है, दुनिया कैसे इंप्रूव कर रही है। इश्यूज़ की बात कर सकते हैं बॉडी में, रिसेंट में इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? सोशल डिवाइड एक इशू हमेशा ही रहता है, नैनो टेक हो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया का कम खर्च करना, ये एक मेजर इशू है। प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ हो सकते हैं मिसयूज़ से रिलेटेड, क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हो सकता है एसएनटी का। ह्यूमन कैपिटल उतना डेवलप ना होना, ये भी एक एसएनटी से रिलेटेड इशू है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इशू है। एथिकल कंसर्न्स हमेशा एसएनटी से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ होते हैं। फिजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है तो कितना वहाँ पे एक्सपेंड करें। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं बॉडी में आगे चल के। वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड में भी नेशनल इंटरनेशनल हम बात करते हैं। नेशनल में हम जैसे ये बोल सकते हैं R&D पे खर्चा बढ़ा दें, ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करें। इसके लिए स्कीम्स आप कोट कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्या क्या, जैसे आई थिंक फ्यूचर स्किल्स प्राइम करके एक स्कीम थी जो मैंने लिख के रखी थी। लेजिस्लेटिव हम क्या कर रहे हैं, एथिकल कंसर्न्स को टैकल करने के लिए या यूज़र राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉ है हमारे पास, तो उस टाइप की बातें कर सकते हैं। इंटरनेशनल में एसिलोमार प्रिंसिपल्स हैं AI के लिए, रेसिडियो प्रिंसिपल्स हैं ब्लॉकचेन के लिए। इस टाइप से आप ढूंढेंगे और तो आपको मिल जाएंगे, तो ये वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हैं। कंक्लूजन में मैंने 2 स्लोगन सोचे थे कि अगर अप्लाई होंगे तो मैं बोल दूंगा। एक है जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये PM जी की स्पीच पे ही था। दूसरा है टेक फॉर ऑल AI फॉर ऑल, ये AI से स्पेसिफिक है लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी भी हो सकता है इसमें, फिर कुछ भी AI की जगह बायोटेक भी हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें, GS3 में मेरा स्कोर इस बार 81 है, मैं पहले ये बता दूँ, पिछली बार 75 था। 81 ठीक स्कोर है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कम ही हुआ है, GS3 में स्कोर काफ़ी कम जा रहा है और मैंने 6 नंबर इंप्रूव किए थे, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा इंप्रूव करूँ। बट अगेन टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा मेरा इस बार इशू रहा GS3 में भी, उतना अच्छा छूट गया था, मेरे 1.5 क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ 80-90 के बीच में घूम रहा है वो, भाई मेरा 1.5 क्वेश्चन छूट गया था, टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। तो टाइम मैनेजमेंट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब नॉलेज ड्राफ्ट इकट्ठा करना अच्छी बात है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लिख पाएँ और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ सारे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेंस में स्कोर करने के लिए। GS3 में थोड़ा गड़बड़ हो गया था टाइम मैनेजमेंट। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में इंट्रो में आप डेटा मेंशन कर सकते हैं, डेटा ही मेंशन करें आइडियली, मुझे जो बताया गया है मेंटर्स द्वारा। तो डेटा आप इसमें रिपोर्ट कोई सी उठा सकते हैं, कोई केस स्टडी आपके दिमाग में आ रही है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेशन तो फिर कर ही सकते हैं, डिफाइन जैसे मैंने आपको बोला लास्ट रिसॉर्ट है डेफिनेशन करना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है तो आइडियली आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई डेटा आपके दिमाग में आए या रिपोर्ट आए। नहीं आ रहा है तो फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को डिफाइन कर दिया कि क्या होता है। बॉडी की बात करें, अगेन सिंपल स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन को मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा पार्ट्स में, फिर पेस्टल अप्रोच अपना दूंगा। बाकी फिर क्योंकि इकोनॉमी में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते थे, इसलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ड्राफ्ट नहीं बनाया। जैसे वॉलंटरी सेक्टर का मुझे लग रहा था कि स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहे हैं, DM के क्वेश्चन स्पेसिफिक आ रहे हैं, तो ड्राफ्ट की थोड़ी यूटिलिटी थी। इकोनॉमी में फिर बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने अपनाए थे कि क्वेश्चन ब्रेक डाउन करूँगा, पेस्टल अप्रोच अपनाऊँगा। पॉइंट्स को शॉर्ट रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है आई फील इकोनॉमी में, जितना क्रिस्प आंसर रहे उतना बेहतर। जितने ज़्यादा डायमेंशंस आप कवर कर पाएंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हैं, डायग्राम्स आप बना सकते हैं, साइकिल बना सकते हैं आप इस टाइप से अगर आपको लग रहा है, आप बेंच बुक बना सकते हैं, आप फ्लो चार्ट तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं। इकोनॉमी में और GS3 में इन जनरल इन चीज़ों की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। हर पेपर की अपनी वैल्यू होती है, वैल्यू एडिशंस होते हैं। GS2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जुडिशियल प्रिंसिपल्स, उनकी वैल्यू ज़्यादा है। GS3 में डेटा की, फ्लो चार्ट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। GS1 में मैप्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। GS4 में एग्जाम्पल्स की, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, फिलोसफर्स की, कोट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। ये एक बेसिक आप दिमाग में रखें चीज़। वे फॉरवर्ड में अगेन कमेटी की बात कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट स्कीम्स। कंक्लूजन में एग्रीकल्चर के लिए मैंने कुछ कोट्स ध्यान में रखे थे, अगर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी आ रहे थे। डबलिंग फार्मर्स इनकम एक टारगेट है गवर्नमेंट का, वो कोट कर सकता हूँ।
फार्म गेट टू फोक एक कोट मुझे अच्छा लगा था, वो मैं कोट कर सकता था। पर ड्रॉप मोर क्रॉप अगर इरिगेशन से एसोसिएटेड है कुछ, तो वो मैंने सोचा था। इकोनॉमी से इन जनरल ओवरव्यू इंडियन इकोनॉमी का पूछा गया है, तो मेरा सिंपल सा कोट यही था कि $5 ट्रिलियन बाय 2025 जो हमारा टारगेट है। तो मैं ये बोल देता था कि सपोज़ कीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं ये कोट कर देता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स को रिमूव करके ही हम $5 ट्रिलियन बाय 2025 अटेन कर पाएंगे। 70 लाख जॉब्स पर एनम, ये नीति आयोग का वो है रिपोर्ट जिसमें ये सजेस्ट किया गया था कि इतने जॉब्स हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट मिटाने के लिए आगे चल के। ये मैं कोट कर देता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो। इंडिया विजन एट द रेट 2047 तो एक ब्रॉड इनकम पासिंग है, कहीं पे भी हो। सिक्योरिटी में भी अगेन आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है इसमें भी, डेटा यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में पेस्टल अप्रोच लगा सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आप दो चीज़ों की बात कर सकते हैं। सपोज कि नक्सलिज्म के ऊपर क्वेश्चन है तो आप वे फॉरवर्ड दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंटल। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप कैसे बात करेंगे कि पुलिसिंग कैसे इंप्रूव की जाए, ठीक है। और जब आप डेवलपमेंटल की बात करेंगे तो नक्सल एरियाज़ में एजुकेशन और हेल्थ केयर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं। तो एक बेसिक सा डिवीजन आपको मिल जाएगा। कमिटी रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स आप कोट कर सकते हैं। कंक्लूजन्स मैंने कुछ बनाए थे कोट्स इसके लिए भी। एक था विनिंग पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स इन नक्सलिज्म या कोई और टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ है। 4C अप्रोच मैंने सोची थी। एक है 4C यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कनेक्टिविटी। ये चार जो चीज़ें अगर हो जाएं तो सिक्योरिटी के काफ़ी इशूज़ टैकल हो सकते हैं। इन्वायरमेंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें भी आप डेटा मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन में, आइडियली मैप बना सकते हैं इसमें भी आप। बॉडी में आप जनरली कॉजेज़ की बात करेंगे, एनवायरमेंटल कोई भी फिनोमिनन है तो वो नेचुरल एंड थ्रो में डिवाइड हो जाएगा। इम्पैक्ट आप पेस्टल में चले जाएंगे। मेजर्स या वे फॉरवर्ड में नेशनल इंटरनेशनल पे आप बात कर लेंगे। कंक्लूजन के लिए पंचामृत टारगेट्स हैं और अपना पेरिस टारगेट्स हैं, SDG 13 है ये एनवायरमेंट स्पेसिफिक। GS4 मेरा स्कोर यहाँ पे हमेशा स्टैग्नेट ही रहा है, 100, 101 और फिर इस साल फिर से 100। तो बहुत ज़्यादा इसमें मैं इलेबोरेट नहीं जाऊँगा कि अभी मुझे भी पता करना है कि क्या वर्क करता है। बट इन जनरल कोशिश ये थी 10 मार्कर्स में इंट्रो में डिफाइन कर दूंगा, कोई वैल्यू है तो कंपैशन है या कुछ इंटेग्रिटी है तो उसको डिफाइन कर दो। डेफिनेशन याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल इसका दे दिया तो ब्रैकेट में वो भी अच्छा रहेगा। कोड से भी आप यूज़ कर सकते हैं, हर कीवर्ड से रिलेटेड कोड्स आप याद रखें तो वो अच्छा रहेगा। बॉडी में भी मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर देता था सबसेक्शंस में। पेस्टल अप्रोच इसमें भी जनरली कोशिश करता था अपनाने की। एक क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा था कि अवॉइड डाइग्रेशन, क्योंकि एथिक्स अगेन ऐसे जैसे ही है, आप लिखने बैठे तो आपको ध्यान में नहीं रहता है कि आपने पेज जो है वो एक्सीड कर दिया है, वर्ड्स जो है वो एक्सीड कर दिए हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है। सब हेडिंग्स आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है GS4 में, मेरा मानना है कि आप सब हेडिंग्स यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड इसमें सेकेंड ARC आता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आता है, गवर्नमेंट स्कीम्स आता है, जैसे सब जगह था। अब हम बात करेंगे कोड बेस्ड क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली। GS4 में कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्ट्रगल करता था कि इसमें करना क्या है। इसका बेसिक अप्रोच जो कि सुकन्या मैम ने मुझे बताया था सिविल स्टडी में, पहला पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है कोड बेस्ड क्वेश्चन। आपने आई एम होपिंग देखे होंगे। एक कोड दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है आपके हिसाब से, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी होता था कि उसको कवर कैसे करना है। पार्ट 1 में हम कोड के मीनिंग को एक्सप्लेन कर देंगे सिंपल, ठीक है, जो उनसे पूछा ही गया हमसे कि अगर कोई कोट है कंपैशन के बारे में, इंटेग्रिटी के बारे में, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पार्ट 2 जो है, अगर लंबा कोट है तो ब्रेक डाउन कर देंगे अगेन, ठीक है। जैसे कि एक कोट मुझे ध्यान आ रहा है, कंडेम नन, हेल्पिंग हैंड, ब्लेस योर ब्रदर्स, ऐसे करके कीवर्ड्स थे उसमें 3-4, तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया। कंडेम नन यानी कि किसी की बुराई मत करो, हेल्पिंग हैंड यानी सबकी मदद करो, ब्लेस योर ब्रदर्स यानी कि हो सके तो जितना मदद करो, जितना ब्लेस करो सको लोगों को। तो ब्रेक डाउन कर दिया तो कोट एक्सप्लेन करने में आसानी हो गई। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कोट की रेलेवेंस के बारे में। रेलेवेंस सिंपली पेस्टल अप्रोच से हम अपना लेंगे। तो अगर
अब मटीरियलिज्म वाले एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। मटीरियलिज्म से कोई कोट रिलेटेड है तो हम रेलेवेंस उसके बता देंगे कि पॉलिटिकली ये कोट कैसे रिलेवेंट है, आज की दुनिया कैसे उस चीज़ को अपना सकती है, इकोनॉमिक में भी, सोशल में भी, टेक्नोलॉजिकल में भी, इन्वायरमेंटल में भी, कल्चरल लीगल में भी। तो दूसरे पार्ट में हम रेलेवेंस एक्सप्लेन कर देंगे उस कोट की। केस स्टडी, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में सबसे बड़ा इशू ये है टाइम मैनेजमेंट का। इस साल अगर आपने पेपर देखा हो तो बहुत लंबा पेपर था GS4 का, और केस स्टडीज़ इतनी लंबी थी कि आप पढ़ते पढ़ते ही आपके 10 मिनट निकल जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है चीज़, वो है टाइम मैनेजमेंट प्लस स्पेस मैनेजमेंट। ये चीज़ मुझे थोड़ा बाद में रियलाइज़ हुई। स्पेस मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि केस स्टडी में भी अगर आप बह जाते हैं, कई बार मैं तो बह जाता था, और वो 4 पेज की जो स्पेस दी रहती है वो मैं एक्सीड कर देता था। इन द सेंस 3.5 पेज तक आंसर लिख दिया, फिर देखा कि अगले पेज पे क्वेश्चन है और अब कंक्लूजन नहीं लिखा है, चीज़ें एड्रेस नहीं की हैं, स्टेक होल्डर्स एड्रेस नहीं किए हैं, तो वो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और केस स्टडीज़ आई थिंक किंग मेकर है एथिक्स में, ऐसा मैंने सुना है। अगेन कोई कंक्रीट मेरे पास नहीं है इसका वो, कि केस स्टडीज़ पहले चेक होती हैं और इनका वेटेज तो आपको पता ही है ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। जनरली इन्हें मैं पहले अटैम्प्ट करता था, 15 मार्कर्स को मैं GS में पहले अटैम्प्ट करता था, 10 मार्कर्स को बाद में करता था। केस स्टडी में मैंने ड्राफ्ट अच्छा खासा बनाया था। इंट्रो की बात करें तो इंट्रो में आई टॉक्ड अबाउट, समटाइम्स आई गिव डेटा, समटाइम्स आई मेंशन रिपोर्ट, समटाइम्स आई गिव एन एग्जाम्पल। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी केस स्टडी है जो कि कोल स्कैम से रिलेटेड है, तो हमारे पास कोल स्कैम का एक एक्चुअल एग्जांपल है, तो मैंने वो साइट कर दिया कि दिस केस स्टडी इज़ रिलेवेंट और इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन डैश डैश कोल स्कैम एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी रिलेवेंट। ठीक है, इस टाइप से एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। रिपोर्ट आप मेंशन करते हैं, अगर कोई विमेन इशू है, कोई वल्नरेबल सेक्शन का इशू है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वल्नरेबल सेक्शन जो है कितना अफेक्ट हो रहा है, ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। और डेटा और रिपोर्ट तो वही एक ही चीज़ है, डेटा आप मेंशन कर दें तो। फिर दूसरा काम है आपका स्टेक होल्डर्स अपनाना, आइडेंटिफाई करना। हर केस स्टडी में कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जिन्हें आप अगर हब एंड स्पोक मॉडल से या फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर दें तो बड़ा ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए समझना। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं? मैं खुद, ठीक है, मेरी फैमिली, सोसाइटी, नेशन, ये जेनेरिक स्टेक होल्डर्स हैं, ये तो सब में ही होते हैं। बाकी फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स होते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पे कुछ लोग अफेक्टेड हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स हो गए। किसी क्वेश्चन में आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकता है करप्शन के लिए, तो वहाँ पे वो स्टेक होल्डर हो गए। तो ये स्टेक होल्डर्स आप फ्लो चार्ट या हब एंड स्पोक मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर मतलब मेंशन कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स यही है। अब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ की। इस स्टडी में देखिए, अगेन ये ड्राफ्ट खासकर मैं GS4 में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि क्वेश्चन के कंटेक्स्ट पे बेस्ड होगा। कई बार क्वेश्चन में एथिकल इश्यूज़ अलग से पूछे जाते हैं सब पार्ट में, तो ऐसा नहीं कि फिर आप पहले पार्ट में एथिकल इश्यूज़ लिख लें, वो फिर आपको एड्रेस करना पड़ेगा उस हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे आई थिंक इस साल एथिकल इश्यूज़ हर क्वेश्चन में एक सब पार्ट थे ही, तो फिर वो अलग से ही एड्रेस करना है, उनको फर्स्ट पार्ट में एड्रेस नहीं करना है। एथिकल इश्यूज़ का एक बेसिक ड्राफ्ट जो है वो ये हो सकता है कि आप एथिकल इश्यूज हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, 21 किसी का भी वायलेशन हो सकता है, मेंशन कर सकते हैं। एक हो सकते हैं मोरल डिलेमाज या मोरल जो भी एथिकल इशू है उससे रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हैं। एक हो सकता है लीगल, कोई स्पेसिफिक लॉ आपको ध्यान आ रहा है कि ये लॉ टूटने वाला है इस केस स्टडी में, वो मेंशन कर सकते हैं, ये एथिकल इशूज हो जाएंगे। स्टेक होल्डर्स हो गया, बॉडी हो गया। इसके बाद कोशिश करनी है क्वेश्चन के डिमांड के बेसिस पे चलने की, बट इन जनरल आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछा ही जाएगा। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो करना ही है कि आप उस पर्टिकुलर केस में करने वाले क्या हैं। कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे सिंपल चीज़ जो है, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, जो स्टेक होल्डर का आपने चार्ट बनाया था पहले, उसको याद कीजिए और स्टेक होल्डर वाइज जाते जाइए, ठीक है।
तो जिन लोगों को जस्टिस की ज़रूरत थी मैं उनका मेंशन कर दूंगा कि मैंने उनके लिए क्या करना है। जहाँ से मुझे पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था मैं उसको कैसे एड्रेस करूँगा। मेरे अगर ऑफिस के पीयर्स जो हैं वो भी करप्शन में जो है मुझे पुश कर रहे थे, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर वाइज अप्रोच हो गया। दूसरा है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है एथिक्स में। ऐसा नहीं है कि आप किसी को जेल भेज देंगे सीधे, आपको पहले इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी। अगर बेसिकली कोई भी इशू है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप सीधा जजमेंट पे नहीं जा सकते, आपको इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। तो इंक्वायरी पहली प्रायोरिटी होगी मोस्ट प्रॉब्ली। फिर अगर सपोज़ कीजिए करप्शन का केस है या आपके किसी दोस्त ने करप्शन किया है सपोज़ कीजिए, तो आप ऐसा नहीं कि आप सीधे बोलेंगे कि मैं इसको रिपोर्ट करके आ जाऊँगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप पहले उससे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो खुद सरेंडर करे। ठीक है, क्योंकि वो आपका पर्सनल, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी ऑफ योर आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि मोरल है बट साथ में प्रैक्टिकल है। तो वो प्रायोरिटी और प्रैक्टिकलिटी आपको ध्यान में रखनी है आंसर लिखते टाइम, कोर्स ऑफ एक्शन लिखते टाइम स्पेशली। जनरल जो आप चीज़ें कर सकते हैं, एक आध चीज़ जो यूनिक है, बाकी ये सब तो इंक्वायरी वगैरह सभी करते हैं, आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं कि ऐसा करप्शन के केसेस कहाँ कहाँ हुए हैं, कब कब हुए हैं मेरे रीजन में, तो उससे आपको और बेहतर ओवरव्यू रहेगा। सॉफ्टवेयर मेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं परसुएजन का, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं किसी को, ड्यूटी रिमाइंड कर सकते हैं। हार्शर मेजर्स में ऑब्वियसली अप्रोप्रिएट एक्शन लिखना, अप्रोप्रिएट एक्शन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोप्रिएट एक्शन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। पेनल्टी आप इम्पोज कर सकते हैं। फाइनली फिर आप इम्प्रिजनमेंट की कोशिश कर सकते हैं। कंक्लूजन में समराइज़ करेंगे हम। ठीक है, कंक्लूजन में फिर हम फिलोसफिकल बातें भी कर सकते हैं थोड़ी सी। अगर आपको कोई कोट याद आ रहा है, आपको कोई फिलोसोफर याद आ रहा है, हाँ, तो आप उसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पे टिप, यहाँ पे भी मैंने फोकस टिप अपने लिए लिखी थी, क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पहले मेंस में मेरे एथिक्स का पेपर ऑलमोस्ट छूटने वाला था, 10 मार्कर में मैंने बहुत कम लिखा था, फिर भी मेरे मार्क्स 101 उस साल के हिसाब से ठीक थे, क्योंकि मेरी क्वालिटी आंसर्स की ठीक थी, क्वांटिटी उतने लंबे नहीं थे। लेकिन रिपीटिशन नहीं करना है 10 मार्कर्स। ये ऐसे और एथिक्स दोनों में ये चीज़ें हैं कि कई बार चीज़ें हम रिपीट करते जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो वो यहाँ पे अवॉइड करना है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, ये मैंने स्पेसिफिकली GS4 के लिए बोला है, बाकी GS में भी ध्यान रखना है। और GS4 में स्पेसिफिकली चांस है कि केस स्टडी के स्टेक होल्डर को आप एड्रेस करते करते ही वर्ड लिमिट आपकी क्रॉस हो जाए, बट आपके पास टाइम उतना नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन को लिखते जाएँ, तो वो ध्यान रखना है। पेज की लिमिट को ध्यान रखना है। टाइम लिमिट मैंने जो खुद के लिए बनाई थी, ये आइडियल नहीं है, ये मेरी खुद के लिए है। 15 मिनट हर केस स्टडी के लिए, शुरू का 1.5 घंटा, 6 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, जो कि आई थिंक 13 क्वेश्चन है, तो ठीक है 78 मिनट से। तो ये मेरा है, आप अपना बना सकते हैं। आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल रखें, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस करें। बाकी आई थिंक मेंस आंसर राइटिंग कवर हो गया काफ़ी हद तक। So guys, we'll open the floor for questions now. We have a lot of people watching us online also, and we have a lot of presence offline also. So first, we'll give questions offline. किसको क्वेश्चन पूछना है ऑफलाइन, जो सर ने बताया? एक्चुअली सर मुझे नोट मेकिंग के बारे में जानना था सर, कि नोट मेकिंग कितना मतलब रोल प्ले करता है सर। बहुत ज़्यादा मैंने एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स किया हुआ था कोचिंग में, तो कुछ नोट्स तो मेरे पास प्रिपेयर्ड थे, बट इन जनरल प्री के लिए तो स्पेसिफिकली मैं नोट्स बनाना अवॉइड ही करता था। मैं कोशिश करता था, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ या स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ, तो उसी में मैंने हाईलाइट कर ली चीज़ें, यहाँ पे वहीं पे कुछ जो है लिख लिया पॉइंटर। प्री के लिए नोट्स मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, मेंस के लिए लेकिन ज़रूरी है कि आप हर कीवर्ड के लिए आपके पास कुछ शब्द हों, क्योंकि हर कीवर्ड तभी कवर हो पाएगा। तो या तो आप बुक यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर आप नोट्स बना सकते हैं इंटरनेट रिसर्च के। और सर GS4 के लिए क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, फिर मेरे आपने कहाँ से कवर किया? सोर्सेज पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मेरे सोर्सेज कम ही थे। मैंने वाजीराम की येलो बुक की थी एथिक्स के लिए, के बाद मैंने वैल्यू एडिशन पे फोकस किया था, तो मैंने काफ़ी सारे कोट्स कंपाइल किए थे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स रियल लाइफ से कंपाइल किए थे। बेसिक सोर्सेज तो यही थे मेरे। क्वेश्चंस ऑफलाइन? सर एक्चुअली मैं भी ऑप्शनल हिस्ट्री ही सोच रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कितनी बार मतलब आपने मतलब जो आपका प्रीलिम से लेके मतलब प्रीलिम पास होने के बाद और मेंस स्टार्ट होने तक जो समय रहता है, उसमें आपने कितनी बार रिवाइज़ किया होगा? मतलब जो ऑप्शनल के लिए हिस्ट्री हम लोग ले रहे हैं, वो कितनी बार आपने रिवाइज़ किया होगा? एक मिस्टेक जो मैंने की थी, जो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ना करें, वो ये है कि मैंने होलिस्टिक तैयारी कभी नहीं की।
जब प्री का एग्ज़ाम था तो प्री के लिए सोचा, जब मेंस का एग्ज़ाम था तो मेंस के लिए सोचा। तो जो आप बोले ना कब तैयारी की, मैंने हर बार ऑप्शनल की तैयारी प्री के बाद ही की है। तो 3 मेंस का मैंने 3-3 महीने तैयारी की है। पहले मेंस में सिर्फ 3 महीने की तैयारी थी तो 205 नंबर आए। दूसरे मेंस में 3 महीने और ऐड हो गई तो 276 नंबर आए, काफ़ी इंप्रूव हो गया। फिर इस साल फिर थोड़ा डिप हो गया, इस बार आई थिंक हिस्ट्री में जनरली डिप हो गया है, 263 है मेरा स्कोर। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप प्री की तैयारी के साथ ही ऑप्शनल की तैयारी करने लगे, क्योंकि ऑप्शनल अगर आपने कर लिया उसका वेटेज इतना ज़्यादा है, उसमें मार्क्स में वेरिएशन इतना ज़्यादा है। जैसे 71 मार्क्स अगर मैंने एक मेंस के बाद दूसरे में इंप्रूव किए, वो चीज़ मैं जीएस में नहीं कर सकता हूँ इतनी आसानी से, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो शुरू से ही तैयारी करने लगे प्री के 3-4 महीने बाद ही। अगर जैसे कि 2024 का अटेम्प्ट है, कोशिश कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर से ऑप्शनल कवर करने लगें, जनवरी तक थोड़ा बहुत निपटा लें, एक बेसिक ड्राफ्ट कवर हो, थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग कर लिया हो, तो फिर आपको फिनिशिंग टचेस जो है आप प्री के बाद दे सकेंगे। और सर एक चीज़ ये है कि आपने 3 बार मेंस लिखा है, तो सब जब आपने पहली बार मेंस लिखा था और जब आपने ये लास्ट में 2022 में लिखा था, तो आप उसमें मतलब क्या डिफरेंस देखते हैं कि कितना मतलब लिखने में डिफरेंस आया हो, और क्या क्या चीज़ें मतलब उस समय से लेके थर्ड मेंस तक इम्प्रूव हुई आपके लिखने में? और सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट तो यही था कि मैंने ड्राफ्ट इस बार काफ़ी स्पेसिफिक बनाए हुए थे। अच्छा। तो कई क्वेश्चंस में मुझे टाइम उतना नहीं लगा उनको लिखने के लिए, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ, पहले पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता था, वो पॉइंट फॉर्मेट में शिफ्ट हुआ, मैं एग्जाम्पल ज़्यादा कोट करना शुरू किया, मैप ज़्यादा बनाने शुरू किया, डायग्राम ज़्यादा बनाना शुरू किया। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होती हैं, क्योंकि आपको मैं अभी मेंस देने बिठा दूंगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है अगर, तो आपका पहला कोशिश ये होगी कि मैं जैसे तैसे 100-150 वर्ड लिखूँ। मैं आपको दूसरी बार बिठाऊंगा तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि 150 वर्ड लिख दिए, साथ में एक मे भी डेटा कोड कर देता हूँ, एक एग्जांपल कोड कर देता हूँ। तीसरी बार बिठाऊंगा तो शायद मैप बनाने का ध्यान आ जाए, फ्लो चार्ट बनाने का ध्यान आ जाए। तो वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता ही है, वैल्यू एडिशन आप धीरे धीरे करते जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने एसए में बताया कि आप जो आपका ऑप्शनल हो उससे जो थिंकर हो उससे लिखने से बचे, लेकिन जब हम जब इथिक्स की बात करते हैं, वहाँ इथिकल थिंकर जब आते हैं तो प्लेटो और सोक्रेटिस को ऐड करते हैं, तो वहाँ भी तो एग्जामिनर को हम ये दे रहे हैं कि मेरा पीएसआर ऑप्शनल है। एथिक्स के एग्जांपल्स बेसिक अगर आप कोट करोगे तो वो तो सबको ही थोड़े बहुत तो पता रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि GS4 इज़ इन द सिलेबस, तो एथिक्स से कुछ एक थिंकर्स तो पता ही है। अगेन हिस्ट्री ऑप्शनल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोट नहीं करना है, बैटल ऑफ अगर मुझे 1857 कोट करना है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैं करूँगा, बट ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपर्टीज़ वहाँ पे नहीं दिखानी है कि 1857 में अलग अलग व्यूज़ हैं, इन्होंने ये इन हिस्टोरियोग्राफर ने ये बोला, इन्होंने ये बोला है। वो चांसेस है कि आप डाइग्रेस कर जाओगे, बहुत ज़्यादा बोल दोगे, प्लस फिर वो एक अलग माइंडसेट एग्जामिनर का बना सकता है कि ये हिस्ट्री ऑप्शन वाला ही है। सर एक क्वेश्चन और है, अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शनल देखा होगा तो वहाँ पे कुछ अप्रोचेज जो आती है, चाहे वो अमेरिकन फ्रीडम रिवॉल्यूशन की बात हो या अप्रेशन रिवॉल्यूशन की बात हो, तो वहाँ से कुछ चीज़ों को हम डायरेक्ट मेंस में ऐड कर सकते हैं कि वहाँ भी एग्जामिनर को हम ये दे रहे हैं कि मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई कॉन्क्रीट मेरे पास एविडेंस नहीं है इस चीज़ के लिए। आपको लगता है कि आप उस चीज़ को रेलिवेंट वे में अप्लाई कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, बट अगेन क्योंकि जनरलिस्टिक है GS, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए। ठीक है, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस ऑफलाइन कोई और पूछना चाहता है? सो ओके, विल कम टू ऑनलाइन क्वेश्चंस देन। Mukund, the first question is, can you share your note making strategy and revision strategy? नोट मेकिंग का तो जैसे मैंने बताया प्री के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, जो बुक रहती थी उसी में मैं अपनी चीज़ें अंडरलाइन या लिख लेता था। बाकी ओके, रिवीजन स्ट्रैटेजी में ये है, बस एक चीज़ तो ये है कि 3 से 4 बार कोशिश करें रिवीजन का। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं खुद कभी फुली अप्लाई नहीं कर पाया, तो एबिंगहॉस कर्व कहते हैं, आई थिंक फॉरगेटिंग कर्व, कि आप एक वक्त के बाद चीज़ें भूलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक बार जो आपने चीज़ पढ़ी उसे उसी दिन दोबारा रिवाइज़ करें, एक हफ्ते बाद रिवाइज़ करें, फिर 1 महीने बाद रिवाइज़ करें, फिर मे भी 6 महीने बाद रिवाइज़ करें, तो वो चांस है कि आपको ध्यान रहे हमेशा के लिए। तो वो कर्व आप अगर अपना सकें तो बहुत अच्छा है। okay. Abhimanyu wants to ask regarding optional paper scaling. Please guide, is it true engineering, science or medicine related optionals don't make good score? ये आपको पता चले तो आप मुझे भी बताना, क्योंकि अब स्केलिंग का तो क्या होता है किसी को नहीं पता। Okay, so another question is, during your learning sessions, how do you push
through the mental fatigue? जैसा मैंने फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट की बात की, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने अपनी हॉबीज़ हमेशा परस्यू की। मुझे गाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, मूवीज़ देखना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद, बहुत सारी हॉबीज़ है। तो कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता था। एक हॉबी, जैसे कोविड के टाइम में क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ मैं भी, तो मैं गाने बना लेता था, एक शॉर्ट फिल्म बना ली मैंने। तो अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते रहें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहें, तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एकदम ही आइसोलेटेड हूँ, यूपीएससी के अलावा कुछ लाइफ में है ही नहीं। क्योंकि सच भी यही है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छा काम करने का मौका देगा, बट वो इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है और वो आपकी वर्थ को कभी डिफाइन नहीं करेगा, पास हो या फेल हो। तो लाइफ को थोड़ा ब्रॉड वे में देखें, पढ़ना तो है ही, बट साथ में बाकी चीज़ों से एकदम डिस्कनेक्ट ना हो। Must habits one should have in order to qualify UPSC in future? सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा लेकिन जो हैबिट या वैल्यू आप बोल सकते हो वो है कि मैं काफ़ी पेशेंट रहा और काफ़ी परसिस्टेंट रहा। तो मेरी सिटिंग कभी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं 10-12 घंटे कभी नहीं पढ़ पाया, पर ये था कि 5-6 घंटे पढ़ता था, तो रोज़ ही पढ़ता था ऑलमोस्ट। कई बार ऐसा होता था कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं बुक साथ में लेके ऐसे ही पढ़ते जाता था, क्योंकि मैं एक साथ 4 घंटे नहीं बैठ पाता था। तो मैं कोशिश करता था कि बुक मेरे साथ रहे। तो वो परसिस्टेंस कि मैंने रेगुलर पढ़ाई की, और पेशेंस कि मैंने वेट किया कि कभी ना कभी तो लक मेरे फेवर में आएगा, रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा। Right. And how did you revise on a daily basis or a weekly basis? अब नहीं किया तभी तो थोड़ा टाइम लग गया रिजल्ट में, बट जैसे मैंने वो फॉरगेटिंग कर्व बताया, आप वो अप्लाई करो तो वो मैंने कभी कभी तो किया ही है, उसको भी यूज़, वो अच्छा तरीका है रिवाइज करने के लिए। I think you have told us in detail about your approach of essay writing. Is there any specific tips for improving writing skills and what platforms to use while improving our writing for self preparation? प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बड़े रीडर हैं, आपने बहुत किताबें पढ़ी हुई हैं, आपको बहुत ज्ञान है, बट आप जब तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे टाइम बाउंड वे में, वो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा मार्क्स में। तो स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिंपली आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, थोड़ा बहुत जब सिलेबस कवर हो गया था वो ऑब्वियसली 8 से 10 मिनट खुद को दिए, वो आंसर लिखा। धीरे धीरे सेक्शनल टेस्ट की तरफ बढ़े, 10 क्वेश्चन करने की कोशिश की एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में, फिर फुल लेंथ टेस्ट करने की कोशिश की, वो प्रैक्टिस करते गए, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होती हैं आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। Somebody is 28 now, he's in general category and he's working in a private job. Is it a good time to start his UPSC preparation because he saw that prelims paper was very tough this year? देखिए, ये आपकी का डिसीजन है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूपीएससी के लिए जो बहुत पैशनेट है, जिसका बहुत दिल से मन है कि उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, उसको ही थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। मैं कई ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, ठीक है, तो मे बी मुझसे ज़्यादा भी डिजर्विंग थे। तो हार्डवर्क और पेशेंस ज़रूरी है, बट थोड़ा लक भी ज़रूरी है। तो वो डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएससी अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको रिग्रेट रह जाएगा लाइफ में, तो मे बी यू शुड टेक अ लीप ऑफ फेथ। बट अगर लगता है कि नहीं करना है तो फिर हाफ हार्टेड वे में ना शुरू करें तैयारी। ऐसे के टॉपिक्स को एसेंस को कैसे पहचाने, स्पेशली फिलोसफिकल बेस्ड को ऐसे ही क्वेश्चन। ये भी एक ट्रिकी सवाल है। अभी इसका कोई मूल मंत्र नहीं है, वो तो बैठ के ही समझ में आता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार ये डाउट रहता है मन में कि एसेंस समझ में आया भी कि नहीं। तो इसका एक टिप मैं जो ये ज़रूर शेयर करूँगा कि 4 टॉपिक हैं, चारों में से किसी एक का एसेंस आपको क्लियर होने के चांसेस हैं। जिसका श्योर हो आपकी मुझे एसेंस समझ में आ गया, वही अटेम्प्ट कीजिए। कि आपको 10 पेज लिखने हैं, जिसमें भी आपको 50-50 है कि हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और है, उसको अटेम्प्ट ना करें इस चक्कर में कि ये यूनिक टॉपिक है। जिस टॉपिक में श्योर है, जिसके बारे में आती हैं चीज़ें, वही अटेम्प्ट करें। As a beginner, what issues did you face and how did you overcome them? टिप्स है एंग्जाइटी को भी टैकल करने की। बिगिनर के नाते सबसे बड़ा इशू तो ये था कि बुक लिस्ट मैंने गलत काफ़ी पढ़ी है, काफ़ी किताबें ऐसी पढ़ी है जिनका कोई यूज़ नहीं था। इनफैक्ट मेरे को एक फैकल्टी ने ये बोल दिया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि मेरी प्री की तैयारी नहीं थी। तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब जो है, आई थिंक अर्जुन माथुर है या क्या नाम है उनका, उनकी किताब पढ़ी, उनके नोट्स बनाना शुरू किया। नहीं, जैनन माथुर तो बड़ी वाली है, एक छोटी भी है जो एनसीईआरटी टाइप है। हाँ, तो पढ़ा, 1 महीने नोट्स बनाए, फिर रियलाइज़ हुआ कि प्री में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो ऐसे टाइम वेस्ट ना करें, मल्टीपल टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखें, बुक लिस्ट देखें, हो सके तो एक आध बार खुद भी ऊपर से आप जैसे डिजिटल फॉर्मेट में आपको लक्ष्मीकांत दिख रही है तो आप देख लें कि क्या क्या बुक किस टाइप की है, उसके बाद उसे सिलेक्ट करें, फिर उसको मल्टीपल बार रिवाइज करें। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एज अ बिगिनर मैंने की थी,
जो मैं अवॉइड करूँगा अगर मैं दोबारा तैयारी करता तो? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मुझे इसको पढ़ने देना क्योंकि मुझे ग्रास्प नहीं कर पा रहा, सुनते रहना। आई हैव अ फुल टाइम जॉब राइट नाउ. आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दिस ईयर ओनली. Although I like reading things outside books in school days, it is not very difficult for me to read a subject which is not science based, at least at the first glance it seems like that. Question is that it gets very difficult to give more than 5 hours to preparation on weekdays due to my job and commuting also. I see candidates who are into full-time preparation. Will I be able to amass what it takes to crack it, or am I at disadvantage here and need to approach the exam differently? ओके, देखिए थोड़ा डिसएडवांटेज तो है ही ऑब्वियसली अगर आप मल्टीपल चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं तो, बट आई थिंक अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, आप सही बुक लिस्ट अपनाते हैं, तो आप 1-1.5 साल में सिलेबस कवर कर सकते हैं. जैसे 5 घंटे की आप बोल रहे हैं, 5-6 घंटे ही मैं पढ़ता था, एवरेज निकालूँ तो कभी 7-8 घंटे भी हो जाता था, पर कभी 3-4 घंटे भी हो जाता था. तो वही 5-6 घंटे की एवरेज स्टडी अगर आप कर रहे हैं सही बुक लिस्ट के साथ, तो चांसेस हैं कि आप सिलेबस कवर कर सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर. जैसे आप बताएं ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी है तो फिर अच्छी बुक लिस्ट से काम हो जाएगा. एक क्वेश्चन बिगिनर्स का ही है, काफ़ी क्वेश्चन, उसको कंबाइन कर देते हैं. बिगिनर्स आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें एक, और बिगिनर करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें, स्पेशली न्यूज़पेपर, मैगजीन, और उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट. ठीक है, बिगिनर आंसर राइटिंग कैसे शुरू करें? सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के देखें, क्या पूछा जाता है वो एक बार, एक तो उससे असेसमेंट हो जाएगा. एक एक करके क्वेश्चन उठाएं, 8 से 10 मिनट पहले दिए खुद को, फिर 5-10 क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते गए, फिर फाइनली फुल लेंथ टेस्ट की तरफ प्रोग्रेस कर गए. करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? एज अ बिगिनर मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, काफ़ी टाइम पे छोड़ा भी है, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्री के लिए न्यूज़पेपर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि प्री न्यूज़पेपर में आपको 2 से 3 घंटे शुरुआत में तो देने ही पड़ते हैं. उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप नोट्स भी बना लो तो आपके नोट्स से क्वेश्चन सीधे आएंगे, और प्री में आपकी वही चीज़ आपको काम आएगी जो आपने 3 या 4 बार रिवाइज़ की है. आप पूरा न्यूज़पेपर 4 बार रिवाइज़ नहीं कर सकते हो. तो न्यूज़पेपर के वैल्यू या इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी अवेयरनेस इंप्रूव करता है, आपको अच्छे एग्जांपल्स दे सकता है, जो कि मेंस में काम आ सकता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा काम आता है, प्री में उतना काम नहीं आता है. तो प्री के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं प्री 365, मेंस 365 करता था, और यूट्यूब पे फिर मिसलेनियस वीडियोस देख लेता था, जैसे कि कोई रिपोर्ट है, कोई इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, ये सब चीज़ें मैंने यूट्यूब से 2x की स्पीड पे देख ली 3-4 बार, तो रिवीजन हो गया. तो ये ऐसी चीज़ थी जो मैं बार बार पढ़ सकता था, तो आई थिंक वो ज़्यादा यूटिलिटी मुझे देती थी. If someone is giving 2024 attempt, how many tests of mains should he give of each of 7 mains paper? Please be a bit specific. देखिए बिग स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आप 25 टेस्ट दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे, बट आपको खुद रियलाइज़ होने लगता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि अब मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, मैं टाइम बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ. तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि हर जीएस पेपर के आप सेक्शनल टेस्ट जो है पहले तो दे सकते हैं. जैसे कि जीएस में हिस्ट्री पूछा जा रहा है, सोसाइटी पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, तो 1-2 टेस्ट उसके दे दिए, फिर एक फुल लेंथ 2 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए. तो दिस कैन वेरी फ्रॉम 3 to 6 पर पेपर. टोटल फिर 4 पेपर हैं, तो 3 to 6 फॉर ईच पेपर, तो इट कुड वेरी फ्रॉम 12 to 24 इस कैलकुलेशन के बेसिस पे. सिर्फ जीएस के टेस्ट ऐसे 4 से 5 लिख सकते हैं. ऑप्शनल ज़्यादा लिखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल में ही ज़्यादा खेल है, किंग मेकर वही है. लैंग्वेज पेपर एक भी ना लिखें तो चलेगा, बट अगेन असेस योर सेल्फ बिफोर दैट. सीसैट और लैंग्वेज जो कि क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एक बार खुद को असेस कर लीजिए कि मेरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं बिना तैयारी के. जैसे लैंग्वेज में आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे इंग्लिश हिंदी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कभी भी उसका कुछ भी पढ़ता नहीं था. मैं उसके लिए मैं सीधे वहीं जाके बैठ के लिखता था, 2 घंटे लिखता था, 1 घंटे सोता था. तो वो आपके असेसमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करें. बाकी का टेस्ट नंबर मैंने बता दिया. रैपिड फायर है. एनवायरनमेंट के लिए शंकर या पीएमएफ, और न्यूज़पेपर के लिए हिंदू या एक्सप्रेस? न्यूज़पेपर के लिए इंडियन एक्सप्रेस आई फील ज़्यादा बैलेंस्ड ओपिनियन देता है, और छोटा है सबसे बड़ी बात, तो जल्दी कवर हो जाता है. और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आइस पढ़ी है. इन्वायरमेंट के लिए मैंने ज्योग्राफी के लिए पीएमएफ आइस पढ़ी थी, वो उसके लिए बहुत अच्छी है. इन्वायरमेंट के लिए शंकर आइस भी अच्छी है, तो उसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है. ऑप्शनल और जीएस को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करें फॉर 24? देखिए ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ ही करके चलनी है और प्री से पहले ही सारी मेंस की तैयारी हो जाएगी. उतना बड़ा टारगेट रखने के बजाय आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने ऑप्शनल का डिसाइड कर लिया कि मैं ऑप्शनल कवर कर लूँगा. अगर आपने प्री से पहले ऑप्शनल अपना पूरा कवर कर लिया, आंसर राइटिंग कर लिया है, तो यू हैव अ गुड चांस कि आप जीएस भी फिर बाद में कवर कर सकते हो.
तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं जो कि प्रैक्टिकल है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिगिनर हूँ, मुझे 1 साल है मेरे पास अटेम्प्ट कर देने के लिए, तो मैं प्री की तैयारी करूँगा पहले तो ऑब्वियसली। मेंस में मैं ऑप्शनल पे फोकस करूँगा, एसए पे फोकस कर लूँगा, क्योंकि एसए ऐसा है कि उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, प्री की तैयारी में भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जीएस का ऐसा है कि फिर मैं बाद में भले ही कंप्लीट कर लूँगा। Right. Second last question, I guess. Somebody has read standard books 2 से 3 बार उन्होंने standard books पढ़ ली है. Should he join any mains answer writing test or any coaching now? पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं और खुद ही कर लें। बाकी फिर ये मेंस में फीडबैक का वैल्यू और मेंटरशिप का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मेरी मेंटरशिप की वजह से, या मैं सिविल्स डेली को भी इसमें थैंक यू बोलूँगा कि जीएस में हालांकि 9 ही नंबर पढ़े हैं इस बार, बट आई फेल फेल्ट कि मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव हुई है। सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल, मुझे मेंटरशिप मिली शिव गुप्ता सर की, उसने काफ़ी हेल्प किया। तो अगेन आप आंसर लिखते जा रहे हैं पर कोई फीडबैक ही नहीं है उस पर, तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे? प्री में भले ही टेस्ट, कोचिंग का उतना वो नहीं है महत्व, क्योंकि आप खुद भी असेस कर सकते हो कितने सही है कितने गलत हैं। मेंस में लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना एक पॉइंट के बाद एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन पहले PYQs वगैरह खुद ही थोड़ा सा कर लें ताकि आपकी एक बेसिक लेवल पे आंसर राइटिंग स्किल्स पहुंच जाए। Last question, how to get 150 plus marks in essay and ethics? तो ये मुझे पता होता तो फिर बात ही कैसी। ऐसा मार्क का आप वो नहीं, और मेंस में भी जैसे मैं ये कहता हूँ काफ़ी लोगों से कि मेहनत का रिजल्ट मेंस में सबसे ज़्यादा मिलता है, प्री और इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेंस में भी ऐसा नहीं है कि आपने जैसे एसए में बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो नंबर उसमें ही सीधे बढ़ जाएंगे। ऐसा होता है कि आपने मेहनत की है, किसी एक पेपर में नंबर बढ़ जाएंगे एकदम से, किसी में घट भी जाएंगे। तो मार्क्स का क्वांटिफिकेशन लेने के बजाय टारगेट छोटे छोटे रखिए कि ऐसे में मैं इस बार ये अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, एथिक्स में इस बार मैं इतना अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, इतने टेस्ट प्रैक्टिस करूँगा, इतने सोर्सेज पढ़ूंगा। वो वाला सिंपल एक टारगेट बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लास्ट वाला भी ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस चेंज हुआ NCERT का, तो उस पर क्या करना चाहिए? पुराना NCERT नहीं NCERT। मेरा NCERT से रिलेटेड तो यही कहना था कि जैसे कई लोग सजेस्ट करते हैं 6th से 12th NCERT पढ़ने का, जो कि मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया कि वैसे क्यों है। क्योंकि अब जैसे आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो आप उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आप 6th से 12th की पॉलिटी के NCERT पढ़ेंगे, फिर आप लक्ष्मीकांत करेंगे तो आपको 6th से 12th में कुछ ऐसा याद नहीं रहेगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो या तो आप स्पीड रीड कर लें NCERTs को, वो बेटर रहता है 6th से 12th की, और फिर फंडामेंटल बुक्स पे आ जाएँ। और सिलेबस चेंज में तो फिर अब मैंने सिलेबस ऐसा देखा नहीं नई बुक्स का, उस पर ज़्यादा कमेंट मैं नहीं कर पाऊँगा। चलो, it was a pleasure interacting and hosting with you. Thank you guys. A huge round of applause for Mukund Singh Chahar, All India Rank 273. Exhaustively आपने सबको समझाया, and we'll have another session with him because he is not done yet. जिस फ्लो में जा रहे थे हमारे पास ही टाइम क्रंच है, तो एक सेशन और रखेंगे इनके साथ बड़ा सा ऑफलाइन, जिसमें he'll share some other things. And again, a huge round of applause and end this. Thank you so much. Thank you.